अध्याय 51 तीन गहन महल। इतनी तुच्छ बात, अगर तुम नहीं देना चाहते तो मत दो। महिला ने नाक भान सिकोड़ी। युवती, काले कपड़ों में से एक आदमी गहरी आवाज में चिल्लाया, मानो देख ही नहीं पा रहा था। उसकी आवाज से पता चल रहा था कि वह असल में एक बुजुर्ग महिला थी। तुम अब जा सकते हो। वह हुआ लिंग वू अकादमी का छात्र है। अगर हम उसे मार देते हैं तो हुआ लिंग वू अकादमी जांच करके पता लगा लेगी। हमारा मेन परिवार मिट्टी में मिल सकता है। महिला ने सहजता से कहा, वैसे भी उसने अभी कुछ नहीं देखा। ठीक है। काले कपड़ों में से एक आदमी के ये कहने के बाद वह शुआ की आवाज के साथ चला गया। काले कपड़ों वाले दूसरे आदमी भी उसके साथ चले गए। किन यून ने मन ही मन सोचा, सचमुच स्वर्गीय किन राष्ट्र में एक मेन परिवार था। मेन परिवार का वर्तमान कुलपति महान स्पष्टता कड़ाही का दानव राजा था। छोटे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? शाही शहर जा रहे हो? मुझे भी शाही शहर जाना है, चलो साथ चलते हैं। महिला खिलखिलाकर हंसी और किन यून के सुंदर चेहरे पर चुटकी काटी। वरिष्ठ, मैं रहस्यमय अंकन हॉल जा रहा हूँ। किन यून ने कहा, क्या संयोग है, मैं भी रहस्यमय मार्क्स पैलेस जाना चाहती हूँ, चलो साथ चलते हैं। लड़की ने अपनी तलवार से खून झाड़ा और उसे म्यान में वापस रख दिया। किन यून ने सिर्फ सिर हिलाया। बिना कुछ कहे वह उस औरत के पीछे दौड़ पड़ा। क्या आप जानना चाहते हैं कि हम किसे मार रहे थे? महिला ने अचानक पूछा। मैं नहीं चाहता। किन यून मेन परिवार के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वे साल भर शाही महल से संपर्क नहीं करते थे। हम एक राक्षस जानवर को मार रहे हैं। उस राक्षसी जानवर ने कई बुराइयां की हैं, लेकिन उसे वश में कर लिया गया है। इसलिए हम उस रैंक 7 राक्षसी जानवर को मारने के लिए यहाँ फुसलाकर लाए हैं। हालांकि किन यून जानना नहीं चाहती थी, फिर भी महिला ने जोर से कह दिया। मेन कबीला अक्सर राक्षस जानवरों और पशु मानवों का शिकार करता था और उन्हें मार डालता था, जो कि तर्कसंगत था। किन यून ने आगे कुछ नहीं पूछा। रास्ते भर वह चुप रहा। उसकी जगह वह आकर्षक महिला लगातार बातें करती रही। उसका नाम मेन फीलिंग था, 5 सूर्यों वाली आध्यात्मिक नाड़ी और प्लेटिनम रैंक वाली ईगल मार्शल स्पिरिट। उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता था। किन यून को इस बात पर हैरानी हुई कि वह सिर्फ 17 साल की थी और पहले से ही मार्शल बॉडी के छठे स्तर पर थी। इसके अलावा वह इतनी परिपक्व और आकर्षक लग रही थी, मानो कोई पका हुआ फल हो। मैंने बहुत कुछ कह दिया, अब तुम्हारी बारी है। मेन फे लिंग ने प्यार से अपने होंठ चाटे, अपनी आकर्षक आंखें सिकोड़ी और हंसते हुए कहा, तुम्हें बात करना क्यों पसंद नहीं है? तुम सच में थोड़ी गूंगी हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी जीभ का इस्तेमाल करके तुम्हें बोलना सिखाऊं? किन यून का मन थोड़ा सा हिला। जैसे ही वह कुछ कहना चाहता था, उसे बाहर से एक दहाड़ सुनाई दी। मेन फी लिंग ने मुंह बनाते हुए गुस्से से कहा, स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य से जियाओ लैंग आ गया है। ये कमीना पूरे दिन 7वें स्तर के हिम सिंह पर सवार रहा है और सबको डराता रहा है। देर सवेर मैं इस हिम सिंह को मार डालूंगा। इस कमीने ने बहुत से लोगों को खा लिया है। जियो लांग वास्तव में यहाँ था। किन यून चिंतित हो गया। जियाओ लैंग स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य का दूसरा राजकुमार था, लेकिन वह वास्तव में स्वर्गीय किन शाही शहर के आसपास के क्षेत्र में प्रकट हुआ था। मेन फीलिंग उसे अच्छी तरह से जानती थी। वरिष्ठ, वह यहाँ क्या कर रहा है? किन यून ने धीरे से पूछा। मैं यहाँ नायकों की बैठक में भाग लेने आया हूँ। नायकों की बैठक हमारे तियान किन साम्राज्य के रहस्यमय पैटर्न पैलेस द्वारा आयोजित की जा रही है। मैं अभी रास्ते में हूँ, मेन फी ने कहा। गिल्ड। किन यून को इस मामले के बारे में पता नहीं था। केवल 3 रहस्यमय अकादमी में प्रवेश पाने वाले छात्र ही भाग ले सकते हैं। मेन फे लिंग बोल ही रहा था कि अचानक ठंडी हवा का एक झोंका उस पर टूट पड़ा। पल भर में ठंडी हवा छोड़ता एक बर्फ सफेद विशाल शेर तेजी से अंदर आया। हिमसिंह की पीठ पर एक दुबला पतला और सुंदर आदमी बैठा था। उसने शानदार चांदी का कवच पहना हुआ था और कमर में सोने की म्यान वाली तलवार लटक रही थी। उसका व्यवहार असाधारण लग रहा था। यह व्यक्ति स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य का दूसरा राजकुमार जियो लैंग था। यो, तुम राक्षस लड़की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा मुंह वास्तव में इतना अच्छा होगा। मुझे इस तरह के छोटे बदमाश पसंद हैं। जियो लैंग ने किन यून को देखा और एक कामुक मुस्कान के साथ कहा, कम से कम वो तुम्हारे जितना परेशान करने वाला तो नहीं है, और वो तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी है। मेन फे लिंग ने हल्के से घुरघुराहट की और किन यून को अपने साथ खींच लिया। उसने अपनी गति बढ़ा दी और हवा में छलांग लगा दी। एक पेड़ की टहनी पर पैर रखते ही उसने आसानी से जियाओ लैंग को धूल चटा दी। इस परेशान करने वाले आदमी, देर सवेर मैं इसे मार डालूंगा। नमस्ते छोटे भाई, तुम बहुत अच्छे और ईमानदार हो। मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं। मेन फीलिंग जितना ज्यादा इसे देखती, उसे किन यून उतना ही अच्छा लगता। वे जल्दी से जंगल से बाहर निकले और कुछ ही दूरी पर इंपीरियल सिटी का मुख्य द्वार देखा। किन यून जियो लैंग की ताकत से मन ही मन चिंतित था। स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य तियानकिन साम्राज्य की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था, विशेष रूप से युवराज और शाही बेटी। केवल जियाओ युएलन ही किन यून को दबाने के लिए पर्याप्त थी। किन यून ने पूछा, वरिष्ठ, 3 गहन अकादमी क्या है? मेन फे लिंग ने कहा, 20 वर्ष की आयु से पहले यदि आप मार्शल बॉडी क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आप 3 गहन अकादमी में प्रवेश कर सकते हैं। कुछ समय तक प्रवेश करने के बाद आप सभा के चयन में भाग ले सकेंगे। चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद आप तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी, स्टार जुवानवू अकादमी या यहाँ तक कि लिंग जुवानसुआन मार्शल अकेडमी में भी प्रवेश कर सकेंगे। नायकों की सभा का निर्माण मार्शल आर्ट्स अकादमी और हॉल ऑफ माकन के इन तीनों लोगों ने किया था। पलक झपकते ही वे शहर के द्वार पर पहुंच गए, जो दर्जनों मीटर ऊंचे थे।
किन युन ने शहर के दरवाजों की ओर देखा और उसके मन में मिश्रित भावनाएं उठीं। ये पहली बार था जब उसने शाही शहर में इतनी आज़ादी से प्रवेश किया था और बाहर निकला था। शहर के दरवाजे में घुसते ही वह बच्चों जैसा व्यवहार करने लगा। जब उसने सड़कों पर चहल पहल देखी तो वह बेहद खुश हो गया। कुछ नया देखकर वह उसे देखे बिना नहीं रह सका। मुख्य कारण ये था कि वह महल में पला बड़ा था और शहर में ठीक से नहीं खेला था। लगता है तुम खेलने के लिए बहुत कम आते हो। मैं तुम्हें पहले रहस्यमयी मार्क्स पैलेस ले चलूंगा। मेंग फेई लिंग ने मीठी मुस्कान दी। इसके बाद वह किन युन को विभिन्न आकारों की सड़कों से ले गई। कुछ ही देर बाद वे शाही शहर के पश्चिमी हिस्से में पहुंच गए। वहां एक बड़ा सा जागीर घर था और वह भी व्यस्त शहर से बहुत दूर। जागीर के अंदर कई ऊंची इमारतें और महल थे। जब मेंग फेई लिंग और किन युन वहां पहुंचे तो उन्हें एक ठंडी आभा का एहसास हुआ। ये स्नो लैंड का आभा मंडल था। जियाओ लैंग असल में उनसे पहले यहाँ पहुंच गया था। विला के बिल्कुल सामने एक शानदार सुनहरे लाल रंग का महल था। ये रहस्यमय मार्क्स पैलेस का मुख्य हॉल था। रहस्यमयी प्रतिमाओं वाला मुख्य हॉल हजारों पत्थर की सीढ़ियों पर स्थित था जो सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। यह आलीशान और गौरवशाली था। मेंग फेई किन युन को पत्थर की सीढ़ियों से ऊपर हॉल में ले आया। मुख्य हॉल बहुत विशाल था। उसे बहुत ही सादा, गंभीर और भव्य ढंग से सजाया गया था। एक विशाल स्तंभ पर प्राचीन जानवरों के कई कुलदेवता उत्कीर्ण थे। जियाओ लैंग असाधारण शक्ति वाले युवा पुरुषों और महिलाओं के एक समूह के साथ बातचीत और हंसी मजाक कर रहा था। यहाँ 20 से 30 लोग थे, सभी 3 साम्राज्यों के प्रसिद्ध संप्रदायों से। तियानकिन, तियानशाओ और तियानकी, वे सभी मार्शल बॉडी के छठे स्तर के उत्कृष्ट युवा थे। वे एक प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अगर वे उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे तो उनका चयन हो जाएगा और उन्हें जुवान लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश मिल जाएगा। जब जियाओ लैंग ने मेंग फेई लिंग और किन युन को अंदर आते देखा तो उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चुड़ैल, तुम अब भी इतनी जिद्दी हो। नायकों की इतनी महत्वपूर्ण सभा में भाग लेने के लिए और इस नन्हे प्रेमी को साथ लाने के लिए। उसकी आभा देखकर लगता है कि वह तो मार्शल बॉडी क्षेत्र के चौथे स्तर पर ही है। तुम सचमुच मजाक कर रही हो। लाल रंग की पोशाक पहने एक महिला ने भी व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये रहस्यमय पैटर्न पैलेस है। क्या आप जानते हैं कि मुख्य प्रबंधक उन लोगों से नफरत करता है जो अंदर आते ही उसकी परवाह नहीं करते। वह हुआ लिंग वू युआन का छात्र है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजकुमारी तियानकी, हमारे तियानजियाओ क्षेत्र में इतनी अहंकारी हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेंग फेई लिंग ने गुस्से से डांटा, खबरदार, अगर तुमने मुझे मौका दिया तो मैं तुम्हारा बदबूदार मुंह फाड़ दूंगा। चुप रहो, मुख्य प्रबंधक आ गया है। एक अधेड़ उम्र का आदमी ठंडे स्वर में चिल्लाया। सब लोग तुरंत शांत हो गए। रहस्यमयी मार्क्स पैलेस का प्रबंधक बहुत ऊंचे पद पर था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ कुछ गड़बड़ करे। जब जियाओ लैंग ने डुआन गान को बाहर आते देखा तो उसने किन युन की ओर इशारा करते हुए कहा, मुख्य पर्यवेक्षक, मेंग फेई लिंग एक बेकार व्यक्ति को यहाँ लेकर आई है। ये देखा जा सकता है कि वह आध्यात्मिक मार्शल बल की बिल्कुल भी कद्र नहीं करती। कृपया उसे अयोग्य घोषित करें। अध्याय 52 महाप्रबंधक का महत्व। जियाओ लैंग और मेंग फेई लिंग का झगड़ा छोटा मोटा नहीं था, वरना जियाओ लैंग मौका मिलते ही मेंग फेई लिंग पर हमला न करता। जब डुआन कियान ने देखा कि यह किन युन है तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। किन युन कोई बेकार इंसान नहीं है, वह हमारे हॉल का सबसे कम उम्र का प्राथमिक जादूगर है। उसने किन युन से कहा, तुम्हारी चोटें इतनी जल्दी ठीक हो गईं? मुझे लगा था कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में कुछ दिन लगेंगे। डुआन गान के शब्दों ने जियाओ लैंग और छठे स्तर के मार्शल बॉडी के छात्रों के समूह को अनायास ही किन युन की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। वे बेहद हैरान थे। वे किन युन से कभी नहीं मिले थे, लेकिन उनका महान नाम उनके कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा था। वह व्यक्ति जिसने कल यान किंग्यू को हराया था। यान किंग्यू मूल रूप से थरी प्रोफाउंड मार्शल हाउस से थे, लेकिन क्योंकि उन्हें स्काई प्रोफाउंड मार्शल हाउस के शिक्षकों द्वारा चुना गया था, इसलिए उन्हें पहले से भर्ती किया गया था। जब उन्हें पता चला कि यान किंग्यू को किन युन नामक व्यक्ति ने अपंग बना दिया है तो वे पूरी तरह से हैरान रह गए। मेंग फेई लिंग चौंककर चौड़ी आंखों से किन युन को देखने लगी। वह भी किन युन का नाम पूछना चाहती थी, लेकिन अचानक जियाओ लैंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। फिर वह भूल ही गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा भाई वास्तव में एक युवा और प्रभावशाली व्यक्ति होगा। उसने जियाओ लैंग और अन्य लोगों की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो। डुआन कियान ने एक प्रतीक चिन्ह निकाला और मुस्कुराते हुए किन युन के सामने आया। उसने उसे सौंपते हुए कहा, यह एक ग्रेड सिंबल मास्टर का प्रतीक चिन्ह है। इस प्रतीक चिन्ह के साथ आप कभी भी हॉल ऑफ माकंग में रह सकते हैं और हॉल ऑफ माकंग को ताबीजों की बिक्री का काम सौंप सकते हैं। युवा लोगों का ये समूह जो इतनी कम उम्र में मार्शल बॉडी क्षेत्र के छठे स्तर पर कदम रखने में सक्षम था और जिसकी पृष्ठभूमि कुलीन थी, हॉल ऑफ माकंग के महान जनरल से अंतहीन ईर्ष्या करता था, खासकर जियाओ लैंग। शुरुआत में तो वो यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला इंसान था, लेकिन किन युन की तुलना में तो वो और भी बुरा था। चूंकि उसने यान किंग्यू को अपंग बना दिया है, इसलिए तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स स्कूल इस मामले को इतनी आसानी से शांत नहीं होने देगा। जियो लैंग ने धीमी आवाज में कहा, कम से कम भविष्य में प्रोफाउंड स्काई मार्शल स्कूल के लिए उसे स्वीकार करना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, किन युन द्वारा यान किंग्यू को मारने का मतलब है कि वह यान किंग्यू से ज्यादा ताकतवर है। अगर तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स स्कूल उसे नहीं चाहता तो लिंग जुवान और स्टार जुवान मार्शल आर्ट्स स्कूल उसके लिए लड़ सकते हैं। डुआन कियान हंसा, क्योंकि उसके पास ज्यादा आध्यात्मिक नसें नहीं हैं, वरना उसे जुवान वू अकादमी बहुत पहले ही छीन चुकी होती।
मेंग फी का चेहरा गर्व से भर गया और उसने शाओ लैंग और उसके साथियों को आत्मसंतुष्ट भाव से देखा। फिर उसने किन युन से विनम्रता से कहा, मेरा छोटा भाई युन वाकई अद्भुत है। क्या तुम बड़ी बहन को अपना कोई परिष्कृत ताबीज दे सकते हो? मैं इसे एक यादगार के रूप में रखूंगी। उसके शरारती जैड जैसे हाथ किन युन के सुंदर चेहरे को सहला रहे थे। बिल्कुल कर सकते हो, ये वो अग्नि ताबीज है जिसे मैंने परिष्कृत किया है। लीजिए। किन युन ने मेंग फे लिंग को 2 ताबीज दिए। एक कोमल हड्डीविहीन हाथ का स्पर्श बेहद आरामदायक लगा। किन युन, तुम्हारे अग्नि तावीज पर जो आत्मा के पैटर्न हैं वे उच्च श्रेणी के आत्मा के पैटर्न हैं। यहाँ तक कि हमारे हॉल ऑफ माकंग में भी ऐसे ज्यादा नहीं हैं। डुआन कियान ने कहा। इससे रहस्यमय चिन्ह महल में मौजूद कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष विचलित हो गए। छठे स्तर के युवा मार्शल बॉडी साधकों के हाव भाव भी थोड़े बदल गए। प्रत्येक उच्च श्रेणी का स्पिरिट पैटर्न एक अमूल्य खजाना था। इस पर अंकित आत्मा हथियार की शक्ति मध्यम और निम्न श्रेणी के आत्मा शिलालेखों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। महानिदेशक महोदय, मैं कलाकृतियां कैसे बना सकता हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। डुआन कियान इस रास्ते में माहिर था। अगर वह उसे कुछ सुझाव दे दे तो वह कई चक्करों से बच सकता था। डुआन कियान ने गंभीरता से कहा, आत्मिक अस्त्र की शोधन प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे 1-2 दिन में समझा जा सके। आपको जल्दी की मांग नहीं करनी चाहिए। आपको एक ठोस आधार बनाना होगा, अन्यथा यह आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपके पास समय हो तो यहाँ बार बार आइए। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मुझे अब उनके लिए बैठक में जाने की व्यवस्था करनी होगी। महानिदेशक का मार्गदर्शन प्राप्त करना एक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करने के बराबर था। मास्टर वेई का नाम सुप्रसिद्ध था, लेकिन उन अभिजात वर्ग को पता था कि डुआन गान का स्तर मास्टर वेई से अधिक था। कई अमीर और ताकतवर लोग चाहते थे कि उनके वंशज उनसे रहस्यमयी पैटर्न सीखें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें उनकी परवाह नहीं थी। लेकिन अब वह किन युन को इतना महत्व देता था कि वहां उपस्थित सभी प्रसिद्ध संप्रदायों के शिष्य ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। यदि उसे किन युन जैसी प्रतिभावान प्रतिभा मिले तो उसके लिए तुरंत उससे मित्रता करना सर्वोत्तम होगा। हालांकि किन युन की स्थिति बेहद खास थी। उसने स्वर्गीय किन महारानी और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों की दुश्मनी मोल ले ली थी। अगर वे किन युन से दोस्ती करते तो इलाके की ज्यादातर ताकतें नाराज हो जातीं। इसलिए वे जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। अगर परिवार उन्हें डांटता तो वे जिम्मेदारी लेने से बच जाते। एकमात्र चीज जो वह कर सकता था वह थी अस्थायी रूप से किन युन के साथ दुश्मनी से बचना। दूसरी ओर मेंग फेई लिंग को ज्यादा चिंता नहीं थी। उसका किन युन के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। मैं उस बैठक में भाग लेने जा रहा हूँ, मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। ये कहकर मेंग फेई लिंग डुआन कियान के पीछे चल पड़ा। उनके जाने के बाद रहस्यमय पैटर्न पैलेस अत्यंत वीरान हो गया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वहां बहुत अधिक शिलालेख मास्टर नहीं थे। किन युन ने एक कमरा मांगा। ये बड़े हॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर था। स्वीट के अंदर कुछ कमरे और एक शांत गुप्त कमरा था, साथ ही एक बड़ा और छोटा हॉल और बाथरूम भी था। उन्होंने एक गुप्त कमरे में तावीजों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। साधारण निम्न श्रेणी के अग्नि तावीज 200 क्रिस्टल सिक्कों में बिक सकते हैं और बेहतर वाले 300 में। जहां तक मेरे द्वारा परिष्कृत अग्नि तावीजों की बात है, वे कम से कम 400 में बिक सकते हैं, है ना? जब किन युन ने सोचा कि अग्नि ताबीज बेचकर वह कितने सारे क्रिस्टल सिक्के कमा सकता है, तो उसने उत्साह से ताबीज का एक टुकड़ा उठाया और उस पर आत्मा के पैटर्न अंकित करना शुरू कर दिया। उसके पास निम्न श्रेणी के आत्मा कृत्रिम नक्काशी चाकू थे और वह ताबीज बनाने में तो और भी माहिर था। सिर्फ 2 घंटों में उसने 5 ताबीज बना लिए थे। ताबीज बनाने में बहुत अधिक आंतरिक क्यूई और मानसिक शक्ति खर्च होती थी, और हर बार जब वह ताबीज बनाता था तो उसे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आराम करने की जरूरत होती थी। किन युन ने लगातार 8 घंटे तावीज बनाने में बिताए। हालांकि उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, लेकिन जब उसने 20 अग्नि तावीज देखे तो वह खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे 8000 क्रिस्टल सिक्के मिलेंगे। किन युन मन ही मन खुश हुआ। अगर वह क्रिस्टल सिक्के कमाने के लिए जानवरों पर निर्भर रहता तो उसे ज्यादा समय लगता और साथ ही कुछ जोखिम भी होता। समय हो गया है, चलो पहले आराम कर लें। एक आरामदायक कुर्सी पर लेटे हुए उन्होंने 36 आत्मा चिन्हों से अंकित बांस की पुस्तक निकाली और उसे देखा। आत्मा के कई प्रकार के शिलालेख थे और उन्हें कीमिया का उपयोग करके बनाया जाना था। अगर कीमिया के पैटर्न को पहले फोजिंग हथौड़े पर और फिर फोजिंग सामग्री पर उकेरा जाए तो सामग्री की गुणवत्ता बेहतर होगी। कीमिया के पैटर्न को गलाने वाली भट्टी में भी उकेरा जा सकता है, इससे सामग्री का गलाना तेज और बेहतर होगा। उसके स्क्रॉल में कीमिया संबंधी नक्काशी थी और वे उच्च गुणवत्ता की थी। सतह पर उकेरी जाने वाली सबसे अधिक प्रयुक्त आत्मा कलाकृति में ठोस चिन्ह होते थे, जो आत्मा कलाकृति को और भी अधिक मजबूत बनाते थे। उसके बाद उस गुण के आत्मिक चिन्ह थे, जैसे गड़गड़ाहट, आग, बर्फ, अंधकार, अंतरिक्ष वगैरह। उसके पास ये सभी आत्मिक चिन्ह थे। जानवरों के निशान भी बहुत काम के थे। उदाहरण के लिए आत्मा के हथियार पर उकेरे गए उड़ते हुए जानवरों के निशान आत्मा के हथियार को उड़ने की अनुमति दे सकते थे। ये सभी निशान काफी गहरे थे। इसके अलावा ब्रह्म, विष, आत्मा के निशान और प्रकाश के शिलालेख भी थे। ये अत्यंत दुर्लभ थे। मैं सबसे पहले रहस्यमय पैटर्न पैलेस में भट्टी और फोजिंग हथौड़ा खरीद सकता हूँ। जब मेरा स्तर बढ़ेगा और मैं उन्हें खुद परिष्कृत करूंगा तो मुझे जल्द से जल्द परिष्कृत करना सीखना होगा। तभी मैं आत्मा की कलाकृतियां बेचकर ज्यादा कमा पाऊंगा। किन युन ने अपने कमरे में पड़ी एक किताब उठाई।
ये हॉल ऑफ वंडर्स में बिक्री के लिए रखी गई थी। एक घटिया स्पिरिट आर्टिफैक्ट की भट्टी की कीमत 6 लाख क्रिस्टल सिक्के होती है और सबसे सस्ते फोर्जिंग हथौड़े की कीमत भी 4 लाख होती है। ये 10 लाख क्रिस्टल सिक्के हैं। मुझे इतने सारे क्रिस्टल सिक्के कहाँ मिलेंगे? शिलालेख मास्टर बनने के लिए धन का बहुत ठोस आधार होना आवश्यक था। अगर वह ये चीजें खरीद भी लेता तो भी उसे आत्मा के शिलालेख खरीदने पड़ते। सबसे जरूरी चीज थी प्रतिभा। प्रतिभा के बिना चाहे वह कितना भी अमीर क्यों न हो, सब बेकार था। मैं अभी आधी आत्मा की कलाकृति का उपयोग करूंगा। किन यूं वर्तमान में बहुत गरीब था, इसलिए वह केवल ऐसी योजनाएं ही बना सकता था। वह अजूबों के हॉल से निकलकर सड़क पर भागा। उसने 20,000 क्रिस्टल सिक्के खर्च करके एक भट्टी और एक हथौड़ा खरीदा। अध्याय 53 शुरुआती रिफाइनर। जब किन यून बैम्बू वुड्स हाउस से निकला तो उसने यांग शियू के लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वह अजूबों के हॉल में गया है। उसने यांग शियू से कहा था कि चिंता न करे। जब वह आश्चर्यों के हॉल में था तो वह 2 दिनों तक कलाकृतियों को गढ़ने की प्रक्रिया के साथ खेल रहा था। तभी उसने अपनी सुंदर शिक्षिका को आते देखा। यांग शियू ने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। ये पोशाक किन यून को ज्यादा सुंदर लगी। किन यून के गुप्त कक्ष में प्रवेश करते ही उसे गर्मी का एहसास हुआ। उसने 1 मीटर ऊंची भट्टी भी देखी। आपने शोधन शुरू कर दिया? यांग शियू आश्चर्यचकित था। यदि किन यून एक आत्मा कलाकृति बनाने में सक्षम था तो उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि अन्य शक्तियां उसकी प्रतिभा के साथ परेशानी खड़ी कर सकती हैं। हाँ, पर मैं अभी उतना कुशल नहीं हूँ। किन यून ने सिर हिलाया। उसने अभी भट्टी और गढ़ने वाले हथौड़े पर कीमिया के निशान उकेरे थे। यांग शियू ने गढ़ने वाला हथौड़ा उठाया और उस पर साफ सुथरी और सुंदर नक्काशी देखी। उसने मन ही मन उसकी प्रशंसा की क्योंकि किन यून की आत्मा की रेखाएं लिखने की प्रगति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। किन यून की ओर देखते हुए उसकी आंखें प्रोत्साहन से भर गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। किसी आत्मा की कलाकृति को निखारने के लिए सीखने की प्रक्रिया जरूरी है। शिक्षक, प्रिंसिपल आपको क्यों ढूंढ रहे हैं? किन यून को ज्यादा चिंता इस बात की थी कि यांग शियू का तबादला हो जाएगा। यांग शियू ने अपना हथौड़ा नीचे रखा, एक वज्र ताबीज उठाया और धीरे से कहा, वह चाहता है कि मैं आकाश गहन मार्शल हाउस वापस चली जाऊं क्योंकि उसे मुझसे कुछ निजी मामलों पर चर्चा करनी है। मैं लगभग 1 महीने के लिए वापस आऊंगी। बस इस महीने के लिए यहीं रहो। हालांकि यांग कबीले से कोई हलचल नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे नहीं आएंगे। किन यून ने भट्टी में धातु का एक टुकड़ा फेंका। चिंतित भाव से उसने कहा, गुरुजी, आपको ये सेमेस्टर मेरे साथ बिताना होगा। यांग शियू ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है। मुझे तुम्हें सिखाते रहने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तुम्हारी साधना बहुत तेजी से बढ़ी है। बेहतर होगा कि तुम इस समय का उपयोग अपनी स्थिरता को सुदृढ़ करने में करो। इस समयावधि में तुम्हें ध्यानपूर्वक शोधन का अध्ययन करना चाहिए और हृदय सूत्र की साधना शुरू करने से पहले मेरे वापस आने का इंतजार करना चाहिए। हृदय सूत्र की साधना आसान नहीं थी। कई लोग लंबे समय से यहाँ अटके हुए थे। कम से कम 1-2 साल या 10 साल से भी ज्यादा समय तक यहाँ अटके रहना संभव था। यांग शियू ने हॉल से जल्दी से निकलने से पहले किन यून को कुछ बातें याद दिलाईं। किन यून केवल कलाकृतियां गढ़ना सीखने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता था। भविष्य में वह इस खूबसूरत और थोड़े उदास शिक्षक की मदद कर सकेगा। उसने अपनी आंतरिक अग्नि शक्ति को अपने हाथों में प्रवाहित किया और उन्हें लाल कर दिया। अपने नंगे हाथों से उसने भट्टी से कई लाल गर्म लोहे के टुकड़े निकाले और उन्हें एक साथ जोड़ दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथों से उन्हें एक साथ दबाया। वह स्पिरिट आयरन बनाने के लिए सबसे बुनियादी धातुओं का उपयोग करना चाहता था और फिर घोस्ट हेड सेबर बनाना चाहता था। किन यून की गढ़ाई प्रक्रिया को बहुत सहज कहा जा सकता है। यह मुख्यतः उनकी दोलनशील मार्शल स्पिरिट के कारण था, जिसने उन्हें दोलनों के विस्फोटक प्रभाव का उपयोग करके आधे प्रयास में दुगुना परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाया। इसके अलावा गढ़ाई के हथौड़ों पर कीमिया के निशान उच्च श्रेणी के स्पिरिट निशान थे। स्पिरिट निशानों में आंतरिक शक्ति का संचार करने के बाद गढ़ाई के हथौड़े एक अजीब और प्रचंड ऊर्जा छोड़ते थे जो साधारण लोहे को स्पिरिट आयरन में बदल देती थी। हजारों हजार पाउंड लोहे को उसने ब्लेड के आकार का बना दिया था। ये तो बस एक कच्चा भ्रूण था, बहुत भारी और मजबूत। इसके बाद उसे और परिष्कृत करना था। पूरे दिन इधर उधर भटकने के बाद वह अंततः एक फैंटम हेड ब्लेड निकालने में कामयाब हो गया। यह मेरे पहले वाले से कहीं बेहतर है। ऐसा लगता है कि यह अल्कमी मार्क की वजह से है। अच्छा, अल्कमी मार्क फोर्जिंग प्रक्रिया के दौरान सामग्री को बेहतर बना सकता है। मुझे किस तरह के स्पिरिट पैटर्न बनाने चाहिए? ये ब्लेड शायद स्पिरिट आयरन से गढ़ा गया है, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त मजबूत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह आधी स्पिरिट कलाकृति ही है। उन्होंने इसे आजमाया और पाया कि उनकी क्यूई को ब्लेड में आसानी से इंजेक्ट किया जा सकता है, जिसका मतलब था कि उन्हें अपनी क्यूई के प्रवाह को बढ़ाने के लिए मूल संग्रहण चिन्हों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह मैं एक ठोस निशान बना पाऊंगा। ठोस मुहर एक स्पिरिट पैटर्न था जिसका इस्तेमाल आमतौर पर होता था। उन्होंने जिस चीज में महारत हासिल की थी वह एक उच्च श्रेणी की ठोस मुहर थी और वह बेहतर किस्म की थी। ये पहली बार था जब उसने किसी हथियार पर उच्च श्रेणी के स्पिरिट रून्स उकेरे थे। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण चुनौती थी। मूल संग्रह चिन्ह जो उसने पहले बनाए थे वे इस घटिया गली के मूल आत्मा चिन्ह थे। वे बिल्कुल भी कठिन नहीं थे। मूल रूप से उन्होंने नक्काशी शुरू करने से पहले आधे दिन तक साधना करने की योजना बनाई थी।
हालांकि अपनी साधना को सुदृढ़ करने के लिए अपनी आंतरिक और मानसिक ऊर्जा का पूरी तरह उपयोग करने के विचार से उन्होंने आराम न करने का निर्णय लिया और अपनी थकान सहते हुए भी आत्मा के चिन्हों को तराशना जारी रखा। जब वह ठोस रेखाएं उकेर रहा था तो उसे शुरू से ही इसकी अच्छी जानकारी थी। जब नक्काशी करने वाला चाकू चलता तो ऐसा लगता मानो वह किसी चिकने ब्रश से कागज पर लिख रहा हो। उन्होंने नक्काशी करने वाले चाकू को अपने ब्रश के रूप में, रक्त आत्मा की शक्ति को अपनी स्याही के रूप में तथा ड्रैगन और सांप की शक्ति को अपने ब्रश के रूप में इस्तेमाल किया। देर रात किन यून ने ब्लेड का एक किनारा पूरा कर लिया। यह आसानी से हो गया। उसने ब्लेड पर बनी हुई रेखाओं को देखा और एक अवर्णनीय उपलब्धि की भावना ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। कुछ क्षण विश्राम करने के बाद उन्होंने लिखना जारी रखा। भोर हुई और किन यून ने अपना नक्काशीदार चाकू उठाया। उसने एक लंबी सांस ली और हंसते हुए कहा, सफलता मिली। वह अपनी चलने की क्षमता की सीमा तक पहुंच चुका था, इसलिए वह बिस्तर पर लेट गया और सो गया। डोंग डोंग डोंग। दोपहर के समय किसी ने दरवाजा खटखटाया, जिससे किन यून चौंककर जाग गया। वह उठा और जल्दी से दरवाजा खोलने लगा। महानिदेशक किन यू डुआनगान को देखकर आश्चर्यचकित था, जिसने सफेद वस्त्र पहना हुआ था। कल रात देर तक तुम व्यस्त लग रहे थे, क्या कर रहे हो? डुआन कियान ने कमरे पर नजर डाली और भट्टी और हथौड़े को देखा। वह थोड़ा हैरान हुआ। तुम शोधन शुरू करने वाले हो? मैं एक अर्ध आत्मा कलाकृति को परिष्कृत कर रहा हूँ। किन यून ने कुछ भी नहीं छिपाया और मुस्कुराया। डुआन कियान के कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने भट्टी और फोजिंग हथौड़े पर कीमिया के निशानों को देखा और उसके दिल में और भी अधिक आश्चर्य हुआ। उच्च श्रेणी के आत्मा शिलालेखों के कीमिया शिलालेख अत्यंत कीमती थे। मुझे अपना काम दिखाओ। डुआन कियान अपने दिल में थोड़ा उत्साहित था। इससे पहले किम यून को डुआन गान की गुप्त सहायता प्राप्त थी, इसलिए उसके मन में उसके बारे में बहुत अच्छी धारणा थी। इसके अलावा वह एक ऊंचे पद पर था और कोई नीच व्यक्ति नहीं था, बल्कि भरोसेमंद था। उसने तुरंत 2 कृपाण निकाले। एक पर मूल सभा के चिन्ह खुदे हुए थे और दूसरे पर ठोस चिन्ह खुदे हुए थे। डुआन गान ने दोनों कृपाणों को गौर से देखते हुए भौहें चढ़ाईं। एक पल बाद उसने कहा, शिलालेखों के डिजाइन बुरे नहीं हैं। तुम्हारी उम्र में यह आसान नहीं है। हालांकि अभी भी एक छोटी सी खामी है। आपका ठोस निशान कमजोर सा एहसास देता है। ये त्वचा पर थोड़ा खुरदुरा है, शायद इसलिए क्योंकि शिलालेख लगाने के दौरान आपकी हालत ठीक नहीं थी। और वह तलवार जो मूल सभा के चिन्ह अंकित कर रही है, बेहद अच्छी है। ये सार ऊर्जा और आत्मा से भरपूर है और काफी कुशल भी है। ओरिजिन गैदरिंग पैटर्न सेबर किन यून का दूसरा प्रयास था। उसने इसे वाकई अच्छी हालत में रखा था। ये पहली बार था जब वह उस कलाकृति के शिलालेख के संपर्क में आया था। इसके अलावा अपनी सीमा तक खुद को निखारने के लिए उसे अपनी थकान को सहते हुए उसे तराशना पड़ा। ये सब डुआन कियान ने देखा, जिससे किन यून को अंतहीन प्रशंसा महसूस हुई। बेशक तुम्हारा ये स्तर कई सच्चे शिलालेख गुरुओं को पकड़ने के लिए पर्याप्त है। डुआन कियानलांग के कुछ बार हंसने के बाद उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। बेहतर होगा कि तुम बहुत अधिक उच्च श्रेणी के आत्मा पैटर्न को उजागर न करो, कहीं कोई तुम्हें लालच न दे। अध्याय 54 समूह की प्रतिभा। चूंकि डुआन गान ने पहले ही ऐसा कह दिया था, इसलिए किन यून स्वाभाविक रूप से इस पर ध्यान देगा। वह इस समय बहुत अच्छी हालत में था। सूखे जानवर के मांस का एक टुकड़ा खाने के बाद वह और भी ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा था। डुआन कियान ने भी अपना पिछला वादा पूरा किया और उसे शोधन के बारे में सुझाव देने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसे कुछ सामान्य ज्ञान की जरूरत थी और फिर उसे अर्ध आत्मा कलाकृति के सार को परिष्कृत करना था। ये सब उसके अपने अनुभव पर आधारित था। व्याख्यान रात में भी जारी रहा और किन यून ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसकी भयानक समझ की क्षमता ने डुआन कियान को भी चौंका दिया। उदाहरण के लिए कुछ ज्यादा कठिन जगहों पर बस थोड़ी सी व्याख्या से ही सब कुछ समझ में आ जाता था। दादाजी डुआन ने मुझे सब कुछ दिया। ये बच्चा सचमुच उनका आभारी है। किन यून ने डुआन गान को प्रणाम किया और अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। डुआन कियान हंसा, बस एक छोटी सी बात है। और तो और तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हो और तुम में दूसरे युवाओं जैसा अहंकार नहीं है। तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। मैंने उसे कई बार पढ़ाया है और न सिर्फ वह लापरवाह रहा है, बल्कि उसने मुझे इसके लिए कभी शुक्रिया भी नहीं कहा। मैंने तो यहाँ तक सोचा था कि मुझे उसे पढ़ाना चाहिए कि मैं एक प्रतिभाशाली हूँ और सभी को उसका अनुसरण करना चाहिए। उसने किन यून के कंधे पर थपथपाया और उसे एक सुकून भरी मुस्कान दी। उसने आगे कहा, मेरी नज़र में तुम सभी तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों से कहीं ज्यादा उत्कृष्ट हो। पिछले 5 सालों से तुम्हारे लिए उस अथाह खाई से बाहर निकलना मुश्किल रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें वो शांति मिली है जो तुम्हारी उम्र के किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल सकती। दादाजी डुआन, नायकों के समूह का क्या हुआ? किन यून को अचानक ये बात याद आई और वह कुछ उत्सुक हो गया। ठीक इसी तरह गुस्सैल तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह एकजुट होकर मौत से लड़ने वाला है। डुआन गान मुस्कुराया, यह ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में आपको चिंतित होने की जरूरत है। 1.5 से ज्यादा आत्मिक हथियारों को परिष्कृत करना सीखने से पहले आपको अपनी साधना को मजबूत करना होगा। बुनियादी बातों को पार करके और मार्शल बॉडी क्षेत्र के छठे स्तर में कदम रखकर आपके पास एक सच्चा आत्मिक खजाना गढ़ने के लिए पर्याप्त आत्मिक शक्ति होगी। एक अच्छा अर्ध आत्मा हथियार भी बहुत महंगा होता था। किन यून द्वारा गढ़े गए 2 कृपाण प्रत्येक कम से कम 20,000 क्रिस्टल सिक्कों में बिके।
उदाहरण के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाली अर्ध स्पिरिट कलाकृति को 1 लाख क्रिस्टल सिक्कों में भी बेचा जा सकता है, क्योंकि इसे वर्ग 4 के पशु हड्डियों और निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टील से परिष्कृत किया गया है। यदि कोई अच्छा रिफाइनर बनना चाहता है तो उसे सामग्री के निर्माण में भी कुशल होना चाहिए। किम यून ने डुआन गान को कक्षा 4 के राक्षस हड्डियों और निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टील को हॉल ऑफ वंडर्स में निम्न श्रेणी के हड्डी स्टील के टुकड़ों में बदलने में मदद की। हड्डी के स्टील का प्रत्येक टुकड़ा केवल एक हथेली के आकार का था, फिर भी उसका वजन कई दर्जन किलोग्राम था। 20 दिनों से ज्यादा समय तक गढ़ने के बाद वह इसमें और भी निपुण होता गया। उसने जो निम्न श्रेणी का अस्थि इस्पात गढ़ा वह डुआन कियान द्वारा गढ़े गए इस्पात के बराबर था। निम्न श्रेणी के स्पिरिट हथियार को परिष्कृत करने के लिए निम्न श्रेणी का अस्थि इस्पात मुख्य सामग्री थी। हॉल ऑफ वंडर्स की मदद करने से उसे अच्छी कमाई हुई। 20 दिन की मेहनत और कुछ कृपाण बेचकर किम यून ने 1 लाख से ज्यादा क्रिस्टल सिक्के कमा लिए थे। वर्तमान में उसके पास 200,000 से अधिक क्रिस्टल सिक्के थे, जो कि 15 वर्ष के बच्चे के लिए पहले से ही बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। अगला, मैं अपने लिए कुछ अच्छी अर्ध आत्मा कलाकृतियों को परिष्कृत करना चाहता हूँ। किम यून के पास चाकू होने के कारण उसे फिलहाल कोई हथियार बनाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि हथौड़ा पर्याप्त अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक अच्छे हथौड़े को परिष्कृत करने के लिए निम्न श्रेणी के हड्डी वाले स्टील का उपयोग करने का निर्णय लिया। किसी सच्ची आत्मा की कलाकृति बनाने के लिए 2 अलग अलग प्रकार के शिलालेखों को उकेरना पड़ता था। नक्काशी करते समय किसी अन्य प्रकार के आत्मा पैटर्न में हस्तक्षेप न करने के लिए उसे नियंत्रित करने के लिए अत्यंत मजबूत मानसिक शक्ति की आवश्यकता थी। हालांकि किम यून की आत्मिक शक्ति प्रबल थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी। उसे जबरदस्ती गढ़ने से मानसिक क्षति पहुंच सकती थी, इसलिए वह एक अच्छी नींव बनाने के लिए केवल आधी आत्मिक कलाकृति ही गढ़ सकता था। स्पिरिट आयरन की तुलना में निम्न श्रेणी के अस्थि इस्पात पर स्पिरिट शिलालेख उकेरना अधिक कठिन था। इस समय बैंगनी सोने की आग मार्शल भावना ने भी एक महान भूमिका निभाई। अग्नि ऊर्जा से निर्मित रक्त आत्मा की शक्ति अत्यंत प्रचंड थी। ये कठोर इस्पात की हड्डी पर भी आसानी से रेखाएं बना सकती थी। किम यून को डुआन गान ने लगभग 1 महीने तक प्रशिक्षित किया था। उसकी प्रगति बहुत अच्छी थी, खासकर जब बात आधी आत्मा की कलाकृति गढ़ने की आई। वह पहले से ही बहुत ऊंचे स्तर पर थी। अपने पास मौजूद उच्च श्रेणी के स्पिरिट टैटू को गुप्त रखने के लिए वह उच्च श्रेणी के स्पिरिट टैटू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अर्ध स्पिरिट हथियार को नहीं बेचता था। फोजिंग हथौड़ा और भट्टी दोनों तैयार हैं। दोनों ही हड्डी स्टील से गढ़े गए हैं। एक बार जब मैं खुद दूसरे प्रकार के स्पिरिट पैटर्न को तराश सकूंगा तो मैं उन्हें असली स्पिरिट कलाकृतियों में बदल सकूंगा। किम यून खुशी से भर गया जब उसने उन चीजों को देखा जिन्हें उसने बड़ी मेहनत से गढ़ा था। बेहतर हथौड़ों और भट्टियों के साथ निम्न श्रेणी के अस्थि इस्पात को गढ़ना बहुत आसान हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने एक आक्रामक अर्ध आत्मा कलाकृति बनाने की भी योजना बनाई और इसके लिए विशेष रूप से डुआन कियान से परामर्श किया। डुआन कियान के साथ गहन चर्चा के बाद वह एक सामान्य विचार लेकर आए और फिर जल्दी से उसे परिष्कृत करने के लिए वापस चले गए। 10 दिनों से अधिक समय तक इधर उधर भटकने के बाद किम यून ने अंततः इस अर्ध आत्मा कलाकृति को बनाने का काम पूरा कर लिया। यह एक अति सुंदर हल्के सोने का बिजली कंगन था। उस पर बिजली की नक्काशी थी जो आंतरिक शक्ति को संचित कर सकती थी। महत्वपूर्ण क्षणों में ये कलाई के कवच का उपयोग करके शक्तिशाली गड़गड़ाहट और बिजली की ऊर्जा को शरीर पर हमला करने और उसकी रक्षा करने के लिए छोड़ सकता था। डुआन कियान ने उसे अपने हाथ में लिया और उससे खेलने लगा। उसने अपनी आंतरिक शक्ति कंगन में डाल दी और अपनी कलाई की रक्षा करने के बाद उसने एक जोरदार बिजली का बोल्ट छोड़ा। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, ये लाइटनिंग मार्क ब्रेसर बहुत अच्छे हैं। ये मार्शल बॉडी के छठे स्तर पर मौजूद व्यक्ति की आंतरिक शक्ति के प्रस्फुटन के बराबर हैं। इसके अलावा ये लाइटनिंग से प्रेरित आंतरिक ऊर्जा हैं। हालांकि इनका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। दुश्मन पर जानलेवा वार करने के लिए एक ही वार काफी है। किम यून ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक वह बिजली के पैटर्न वाले ब्रेसर से बिजली की ऊर्जा को सक्रिय करता रहेगा तब तक उसकी सारी आंतरिक ऊर्जा खर्च हो जाएगी और उसे फिर से भरना होगा। किम यून 1 महीने से ज्यादा समय से हॉल ऑफ वंडर्स में रह रहा था। यांग शियू अभी तक वापस नहीं लौटा था, जिससे वह थोड़ा चिंतित था। दादाजी डुआन, क्या आप जानते हैं कि शिक्षक यांग कहाँ से आते हैं? किम यून हमेशा यांग शियू के बारे में अधिक जानना चाहता था। डुआन कियान ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, कहना मुश्किल है। संक्षेप में, वह थोड़ी मुश्किल में है। चूंकि उसने तुम्हें नहीं बताया, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। तुम्हें खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। केवल शक्तिशाली ताकत हासिल करके ही तुम बहुत कुछ बदल सकते हो। हाँ, मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगी। किम यून ने आगे कोई सवाल नहीं किया। यांग शियू में चंद्र मार्शल स्पिरिट थी और इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। प्रसिद्ध संप्रदायों के अधिकांश शिष्य स्वयं पर नियंत्रण रखने में असमर्थ थे। उदाहरण के लिए, स्वर्ग की बेटी शियाओ युलान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और यहाँ तक कि उसकी शादी भी तय नहीं की जा सकी थी। ये सोचकर किम यून ने मन ही मन खुशी मनाई कि वह ऐसी मुश्किल स्थिति से बच निकला था। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया और अंदर चला आया। ये डुआन कियान का अनुयायी था। नायकों के समूह का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जियाओ यू प्रथम, जियाओ लैंग द्वितीय, किन फेंग तृतीय, मेंग फेई लिंग चतुर्थ। ये चैनल 5वें स्थान पर हैं। शीर्ष 10 को तीनों जुबान वू अकादमियों ने स्वीकार कर लिया है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, उसने असल में एक साथ 10 लोगों की भर्ती कर ली।
पहले तो सिर्फ टॉप 3 लोगों को ही निकाला जाता था। डुआन कियान थोड़ा हैरान हुआ। कुछ देर सोचने के बाद वह मुस्कुराया और बोला, कोई आश्चर्य नहीं, इस बार फाउंडेशन वाकई बहुत अच्छा है। किन यून घबरा गया। जियाओ यू मेई साफ तौर पर स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य की राजकुमारी थी। वह वास्तव में नंबर 1 थी। नाम से पता चलता है कि यह निश्चित रूप से जियाओ युलान की बहन थी। वह किन फैंग को भी जानता था, जो तीसरे स्थान पर था। वह स्वर्गीय किन साम्राज्य का दूसरा राजकुमार था और दूसरे राजकुमार की मां एक शाही उपपत्नी थी। वह महारानी की चचेरी बहन भी थी। अध्याय 55 छिपे हुए ड्रैगन। किन यून 5वां राजकुमार था और किन तियानई चौथा राजकुमार था। पहले राजकुमार की कुछ वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई थी। तियानकिन का वर्तमान युवराज तीसरा राजकुमार था। दूसरे राजकुमार के रूप में किन फैंग की योग्यता खराब नहीं थी। उनके पास 400 आध्यात्मिक नाड़ी थी। किन फैंग को नहीं पता था कि उसकी मार्शल आत्मा क्या है। किन फैंग ने दूसरे साम्राज्य की एक मार्शल आर्ट अकादमी में पढ़ाई की थी, इसलिए उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। शीर्ष 5 में से केवल एक व्यक्ति ऐसा लगता है जो उनसे परिचित नहीं है, मेंग फेलिंग। डुआन कियान ने कहा, 5वीं, ये चोंगलेई, क्या वह भी उन्हीं के समूह में है। किन यून को अचानक ये परिवार का ख्याल आया। महारानी ये परिवार की सदस्य थी, लेकिन उन्होंने ये परिवार में ऐसी किसी हस्ती के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। ये चैनल ए के पास थंडर एक्स मार्शल स्पिरिट, 4 सन्स स्पिरिचुअल पल्स और किन फैंग के पास स्नो विंड मार्शल स्पिरिट है। वे बहुत पहले ही स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य की मार्शल आर्ट्स अकादमी में गए थे। आपके लिए उन्हें न जानना स्वाभाविक है। डुआन गान ने कहा, वे स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य की सेनाओं से दोस्ती करने के लिए भी वहां गए थे। तियानक्जियाओ, तियानकिन और तियानकी के एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध थे, खासकर राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ। जियो यू मेई के बारे में क्या। किन यून को अचानक महसूस हुआ कि स्वर्गीय किन राष्ट्र के राजकुमार बहुत कमजोर थे। वह जियाओ युएलन की छोटी बहन है। ये लड़की सिर्फ 14 साल की है और मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच चुकी है। मुझे नहीं पता कि मार्शल स्पिरिट क्या होती है। यह इतना बुरा नहीं होना चाहिए। स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य के युवा लोग अद्भुत हैं। डुआन गान ने आह भरी। उसने किन यून की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लगभग वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। रहस्यमय छापों के बारे में तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है। चीफ स्टीवर्ड, ब्लैक लेवल मार्शल स्कूल के 3 लोग पहले से ही लिविंग रूम में हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें कुछ बात करनी है। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। डुआन कियान के जाने के बाद किन यून एक प्रशिक्षण कक्ष में आया। वह हर दिन अपनी युद्धकला के अभ्यास के लिए समय निकालता था। जब उसे पता चला कि महारानी की शक्ति बढ़ती जा रही है, तो उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। क्यूई विस्फोट तकनीक। उसने एक मुक्का मारा और उसके साथ ही एक आंतरिक शक्ति का उभार हुआ जो बाहर की ओर फटा और एक ऐसी आघात तरंग उत्पन्न हुई जिसने आसपास की सभी चट्टानों को चकनाचूर कर दिया। क्यूई विस्फोट तकनीक छोटी सफलता के चरण तक पहुंच गई है। क्यूई विस्फोट एक शॉक वेव की तरह है। अगर मैं कंफ्यूशन आंतरिक बल का उपयोग करता हूं, तो मैं निश्चित रूप से अधिक मजबूत हो जाऊंगा। क्यूई विस्फोट तकनीक एक निम्न श्रेणी का गहन मार्शल कौशल था जिसका किन यून मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में शायद ही कभी इस्तेमाल करता था। हालांकि वह इसे मामूली उपलब्धि तक विकसित करने में कामयाब रहा था। द फेयरी क्लाउड स्टेप्स भी छोटी सफलता के शिखर पर पहुंच गया था। सबसे बड़ा सुधार फ्लेमिंग लाइट फिस्ट में हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अक्सर भट्टी के पास आकर जलती हुई सामग्री निकालता था और ज्वाला प्रकाश मुट्ठी का इस्तेमाल करता था। अब जब उसने महारत हासिल कर ली थी, अगर वह अपनी पूरी ताकत लगाता तो उसकी मुट्ठी स्पिरिट स्टील जितनी सख्त और लोहे जितनी गर्म होती। पलक झपकते ही 1 और महीना बीत गया। यांग शियू के तियानक सुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी से लौटने की प्रतीक्षा करने के लिए किन यू रहस्यमय पैटर्न हॉल में रहे और कहीं नहीं गए। पिछले कुछ दिनों से वह घटिया किस्म का हड्डी का स्टील गढ़ रहा था। अगर वह खुद को इस तरह प्रशिक्षित कर लेता तो उसे अच्छा इनाम भी मिलता। हर दिन वह अपनी आंतरिक ऊर्जा को पूरी सीमा तक मुक्त करता था, जिससे उसकी अस्थि मेरिडियन धीरे धीरे स्थिर होकर अत्यंत सुदृढ़ हो गई। भले ही आंतरिक शक्ति शरीर पर हिंसक रूप से प्रहार करे, लेकिन यह मांसपेशियों और हड्डियों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। किन यून के पास 2 आंतरिक ऊर्जाएं थीं। अगर वह अपनी आंतरिक ऊर्जाओं का तुरंत इस्तेमाल करके उन्हें प्रस्फुटित कर देता तो उसका शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होता और आंतरिक ऊर्जाओं के शक्तिशाली प्रस्फुटन का सामना नहीं कर पाता। अब मैं हृदय सूत्र का अभ्यास करने में सक्षम हो जाऊंगा। हृदय सूत्र की साधना अत्यंत कठिन थी। कहा जाता है कि इसके लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों या किसी निश्चित मात्रा में सौभाग्यपूर्ण अवसर की आवश्यकता होती थी। युवा मास्टर किन, मिस मिंग आपको ढूंढ रही हैं। दरवाजे के बाहर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। वह एक प्रबंधक था। उसे मेरे लिविंग रूम में ले चलो। ये कहने के बाद किन यून ने अपने कपड़े ठीक किए और हॉल में चला गया। काले रंग का टाइट सूट पहने मेंग फीलिंग अपनी लंबी टांगों को एक दूसरे पर रखकर कुर्सी पर बैठा था और सेब खा रहा था। जब उसने किन यून को बाहर आते देखा तो वह जल्दी से खड़ी हो गई और हंसते हुए बोली, नमस्कार मास्टर किन। बड़ी बहन, मुझ पर हंसना बंद करो। किन यून ने आत्महीनता भरी हंसी हंसी। बिल्कुल नहीं, आप एक सच्चे गुरु हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह वेई जुवानकुन से कितना अधिक शक्तिशाली है। मेंग फेलिंग ने चंचलता से मुस्कुराते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली और किन यून की ओर एक सेब फेंका। वरिष्ठ, ब्लैक लेवल मार्शल स्कूल में प्रवेश के लिए बधाई। किन यून ने सेब लिया और एक टुकड़ा खाया। मुझे बधाई देने की क्या बात है। आप भी भविष्य में जा सकते हैं। मैं स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी जाऊंगी और आप भविष्य में आ सकते हैं।
मैं आपकी सीनियर बनी रहूंगी। मेंग फेई लिंग ने हंसते हुए अपने हाथ के पिछले हिस्से से किन यून के चेहरे को धीरे से सहलाया। किन यून को अपने शरीर से आती हुई अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ और वह खुद को रोक नहीं पाया। सेब खाते हुए उसकी हल्की सी हंसी फूट पड़ी। मेंग फेई लिंग ने उसे शर्माते देखा, इसलिए उसने उसे चिढ़ाया नहीं और पूछा, भाई यून, क्या तुम्हारे पास कोई अग्नि ताबीज है? मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हें कितना चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। किन यून को लगा कि मेंग फेई लिंग एक अच्छी इंसान है। वह रानी के गुट से नहीं डरती थी। उसने उसके इतने करीब आने की हिम्मत की और वह बहुत मजबूत भी थी। मुझे 20 दे दो। मैं नहीं चाहती कि तुम इसे मुझे दो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे जितनी अच्छी कीमत पर बेच सको, बेच दो। मेंग फेई लिंग ने गहरी चिंता के साथ किन यून के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। एक सिक्के के बदले 500 क्रिस्टल सिक्के, 20 सिक्के, कुल मिलाकर 10,000 क्रिस्टल सिक्के। कैसा रहेगा? किन यून ने मेंग फेई लिंग के सामने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। आखिरकार वह एक बहुत ही सीधी सादी महिला थी। जरूर। मेंग फेई लिंग ने 10 बैंगनी सिक्के निकाले और किन यून को दे दिए। सामान्यतः कहा जाए तो 10,000 से अधिक लेनदेन इमेथिस्ट मुद्रा में निपटाए जाएंगे। वरिष्ठ, क्या आपके पास कोई आत्मा भंडारण कलाकृति नहीं है? किन यून ने मेंग फेई लिंग को अग्नि ताबीज को एक बंडल में रखते हुए देखा। नहीं, वह चीज महंगी है। यह अक्सर बिक्री के लिए नहीं होती और यहाँ तक कि जियाओ लैंग के पास भी नहीं है। मेंग फेई लिंग ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, अगर आप इसे भविष्य में परिष्कृत कर सकते हैं तो आपको इसे पहले मुझे बेचना होगा। मैं अभी क्रिस्टल के सिक्के जमा कर दूंगा, समय आने पर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा। 36 आत्मा शिलालेखों में स्थानिक आत्मा शिलालेख थे जिनसे उसे एक भंडारण आत्मा कलाकृति बनाने में मदद मिली। मेंग फेई लिंग बेहद खुश थी। उसने उसके गाल पर एक चुंबन दिया जिससे उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया और चुड़ैल की मुस्कान और भी खूबसूरत हो गई। क्या आपने अपनी अस्थि मेरिडियन को सुदृढ़ कर लिया है? अब हृदय सूत्र की साधना शुरू करना थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे इसे करने में पूरा 1 साल लग गया। किन यून ने आह भरी। इसमें तो वाकई बहुत समय लगेगा। मेंग फी की आंखें चमक उठीं। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, भाई यून, तुम हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो और हिडन ड्रैगन रैंकिंग में जगह बना सकते हो। अगर तुम प्रथम स्थान प्राप्त करोगे तो तुम गहन हृदय घास प्राप्त कर सकोगे। रहस्यमय हृदय घास न केवल आपको हृदय सूत्र की साधना में मदद करेगी बल्कि भविष्य में भी आपके लिए बहुत सहायक होगी। हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट प्रतियोगिता। किन यून को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद मेंग फी लिंग ने उन्हें हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के बारे में बताया। इसका आयोजन 3 प्रोफाउंड रैंक मार्शल अकादमियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था और यह क्यूई पैटर्न हॉल के अधीन था। इसका स्थान क्यूई पैटर्न मनो में था। मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे और 5वें स्तर के लोग इसमें भाग ले सकते थे। मेंग फेई लिंग भी इसमें भाग ले रहा था। मेंग फेई लिंग ने कहा, वर्तमान में पहले स्थान पर जियाओ लैंग हैं, दूसरे स्थान पर जियाओ यूमेई हैं और मैं 5वें स्थान पर हूँ। प्रतियोगिता को 1 महीने से ज्यादा हो गया है और परिणामों की घोषणा होने में अभी 2 महीने बाकी हैं। किन यून को याद आया कि 1 महीने पहले कोई अचानक डुआन कियान को ढूंढने आया था। बहुत मुमकिन था कि वे इसी बात पर चर्चा कर रहे हों। मैं मार्शल बॉडी क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर हूँ। क्या ये सचमुच संभव है? किन यून को भी लगा कि कोई उम्मीद नहीं है। आखिरकार रैंकिंग वाले सभी लोग बहुत मजबूत थे। अगर नहीं तो डुआन गान उसे जरूर जाने देगा। बिना कोशिश किए हमें कैसे पता चलेगा? मेंग फेई लिंग हंसा, तुम चाहो तो भाग ले सकते हो, लेकिन अगर तुम हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अध्याय 56 कोडनेम ड्रैगन स्लेयर। हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में गुमनाम रूप से भाग लेने की वजह से किन यून मन ही मन ललचा रहा था। अगर वह हार भी जाता तो कोई बात नहीं, वह इसे बस प्रशिक्षण मान सकता था। मेंग फेई लिंग के जाने के बाद उसने तुरंत अपने लिए एक काला मुखौटा बनाया। उसे सिर पर संभालते हुए वह हिडन ड्रैगन डोजो की ओर चल पड़ा। क्यूई पैटर्न मनो के पूर्व की ओर स्थित हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड भी एक बहुत बड़ी इमारत थी। अखाड़े में 10 से ज्यादा युद्ध मंच थे। बीच में स्थित मुख्य युद्ध मंच लगभग 100 मीटर चौड़ा था, जबकि अन्य छोटे युद्ध मंच लगभग 60 से 70 मीटर चौड़े थे। प्रवेश करने के बाद किन यून पंजीकरण काउंटर पर आया। एक बूढ़े आदमी ने कहा, पंजीकरण शुल्क 100,000 क्रिस्टल सिक्के हैं। अकेले पंजीकरण शुल्क इतना अधिक था कि केवल प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चे ही इसे वहन कर सकते थे। किन यून को इस बात पर संकोच हो रहा था कि क्या उसे इसमें भाग लेने के लिए नामांकन करना चाहिए। यदि वह मोर्चे पर नहीं पहुंच सका तो यह 1 लाख रुपये बर्बाद हो जाएंगे। ये जानना आवश्यक है कि हिडन ड्रैगन रैंकिंग में शीर्ष पर मौजूद योद्धा सभी प्रतिभाशाली युवा योद्धा थे और उन्हें हराना बेहद कठिन था। ठीक है, मैं भाग लूंगा। किन यून ने एक पल सोचा और नामांकन करने का फैसला किया। भले ही वह जीत न पाता, लेकिन सभी प्रकार के लोगों के साथ मुकाबला करना उसके लिए सार्थक था। तुमने गुमनाम रूप से भाग लिया था, है ना? कोड नाम। बूढ़े आदमी ने 100 बैंगनी सिक्के लिए और पूछा, ड्रैगन स्लेयर। किन यून को तुरंत ऐसा नाम सूझा। बड़े ने सिर हिलाया। उसने किन यून के लिए एक बिल्ला बनाया और उसे खून से बांधने को कहा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसे अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए अपने बैज और खून का इस्तेमाल करना पड़ा। वह नहीं चाहता था कि कोई और उसके होने का दिखावा करे। किन यून ने बैज लिया और हॉल के अंदर चला गया। उसने डोजो की एक दीवार पर कई नाम लिखे देखे। ड्रैगन स्लेइंग आखिरी था। इस दीवार पर कोई भी शीर्ष 10 नाम नहीं था। शीर्ष 10 रैंकिंग एक विशाल स्वर्ण स्मारक पर थी जिस पर ड्रैगन उकेरा गया था। विशाल स्वर्ण स्मारक मध्य क्षेत्र के पास स्थित था।
यह ऊंचा और भव्य था और बेहद आकर्षक था। इस पर लिखे नाम भी सुनहरी रोशनी से झिलमिला रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकता हूँ। किम यून उत्तेजित हो गया क्योंकि उसने जल्दी से नियमों को समझने की कोशिश की। 100 से नीचे रैंक वाले लोग 20 चुनौतियों को पार कर सकते हैं, अर्थात 1000वीं रैंक वाला व्यक्ति केवल 980वीं रैंक वाले को ही चुनौती दे सकता है। रैंक 100 से रैंक 11 तक वह केवल 5 चुनौतियों को पार कर सके और शीर्ष 10 में नहीं आ सके। यदि वह नंबर 1 बनना चाहता है तो उसे शीर्ष 10 में शामिल सभी लोगों को हराना होगा। 100 से नीचे की रैंक वालों को चुनौती स्वीकार करने के लिए 2 घंटे के भीतर बाहर आना होगा। चुनौती दिए जाने के बाद 6 घंटे का युद्धविराम काल होगा। 11 से 100 लोगों को चुनौती स्वीकार करने में 4 घंटे लगे और युद्धविराम 4 घंटे तक चला। शीर्ष 10 को 6 घंटे के भीतर चुनौती स्वीकार करनी होगी और युद्धविराम 6 घंटे तक जारी रहेगा। अगले 2 महीनों में हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता की घोषणा हो जाएगी। मुझे जल्दी से सूची में सबसे ऊपर पहुंचना होगा और शीर्ष 10 में प्रवेश करना होगा। किम यून अपना बैज लेकर चैलेंज बोर्ड पर पंजीकरण कराने गया। उसने सीधे 20 अंक की छलांग लगाकर चुनौती पेश की। पहले दौर में उनका प्रतिद्वंद्वी मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। केवल 3 बार से ही वह दूसरे पक्ष को द्वंद्व मंच से नीचे गिराने में सफल रहा। इसके बाद किम यून ने दूसरे राउंड की शुरुआत की और अन्य प्रतिभागियों को चुनौती देने के लिए 20 मीटर की छलांग लगाई। यदि वह व्यक्ति युद्धविराम में था तो वह 19 कूद जाएगा। जब तक वह दूसरों को चुनौती देते रहेंगे और जीतते रहेंगे, उनकी रैंकिंग तेजी से बढ़ेगी और उन्हें दूसरों से चुनौती नहीं मिलेगी। एक ही दिन में उन्होंने 10 मैच लड़े और उनकी रैंकिंग लगभग 200 तक बढ़ गई। हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड में कई लोग चुनौती का इंतजार कर रहे थे या ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि कौन कमजोर है ताकि वे आगे बढ़ सकें। अगर कोई शीर्ष 100 में जगह बना लेता तो उसे 2 श्रेष्ठ तात्विक अमृत मिल जाते। कमोबेश यही स्थिति थी, इसलिए शीर्ष 100 में जगह बनाना कई लोगों का लक्ष्य था। मुझे अंततः चुनौती दी गई है क्योंकि मैं मार्शल बॉडी क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर हूँ। हालांकि किम यून के पास तैयारी के लिए 2 घंटे थे, फिर भी उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। मंच पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि उन्हें चुनौती देने वाला व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग का दाढ़ी वाला व्यक्ति था। ड्रैगन वध और यांग हान, अब शुरू करो। किम यून ने भी ज्वलंत बादल सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं किया, इससे उसकी पहचान उजागर हो जाती। वह दौड़ने के लिए केवल अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सकता था, लेकिन उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उसने यांग हान के हथेली के प्रहार को एक पल में ही चकमा दे दिया। यांग हान को उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने 5वें स्तर का मार्शल शरीर इतना फुर्तीला होगा। वह मन ही मन हैरान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किम यून ने लगातार कई लड़ाइयां जीती थीं। इसके अलावा वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर ही था। वह लंबे समय से कुछ लोगों के ध्यान का केंद्र भी रहा था। तुम थोड़े धीमे हो, किम यून ने ठहाका लगाते हुए कहा। फिर वह तेजी से आगे बढ़ा और यांग हान पर एक मुक्का जड़ दिया। मुक्का यांग हान के कंधे पर लगा और एक धमाकेदार आवाज निकली। यांग हान दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसे उड़ा दिया गया था। किम यून के पहले के मुक्कों ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। जो मुक्का उस पर यूं ही पड़ रहा था, उसमें मानो कोई चालाकी छिपी हुई थी। मुक्केबाजी का अंदाज स्वाभाविक रूप से सहज था और अंदरूनी ताकत का सही इस्तेमाल किया गया था। ये बिल्कुल किसी बूढ़े लोहार की तरह था जो लोहे को गढ़ने में माहिर था। इससे पहले किम यून ने अपनी मुट्ठी को फोजिंग हथौड़े के रूप में इस्तेमाल किया था। वह 2 कदम आगे बढ़ा और लात मारकर बाहर निकल गया, जिससे उसके भीतर एक ऐसी लहर दौड़ गई कि यांग हान मंच से उड़ गया। 5वें स्तर के एक मार्शल बॉडी ने वास्तव में 6ठे स्तर के मार्शल बॉडी को हरा दिया। इसके अलावा जीत बेहद आसान थी। इससे काफी सनसनी फैल गई। हिडन ड्रैगन इंस्टीट्यूट में भाग लेने आए लोग मुख्यतः 3 साम्राज्यों और कुछ छोटे व मध्यम आकार के देशों से आए थे। वे मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध थे। उनमें से ज्यादातर मार्शल बॉडी के 6ठे स्तर पर थे। वे सभी ये देखकर हैरान थे कि 6ठे स्तर का व्यक्ति 5वें स्तर के व्यक्ति से हार गया। किम यून को चुनौती दिए जाने के बाद उसे 6 घंटे का युद्धविराम मिला। वह जल्दी से आराम करने के लिए हॉल ऑफ माकंग में लौट आया। वह अपने कमरे का दरवाजा खोलने गया तो एक जानी पहचानी खुशबू उसकी नाक में घुसी। उन्होंने अंदर यांग शियू को देखा, जिसने हल्के नीले रंग का चुस्त दुरुस्त कपड़ा और चोटी बांधी हुई थी। उसने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे, जिससे उसका आकर्षण बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था और वह बेहद खूबसूरत और तरोताजा लग रही थी। किम यून ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, आप वापस आ गए। यांग शियूए ने हंसते हुए मेज पर रखा चाय का प्याला उठाया और कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ गए थे, लेकिन ये तो बताओ तुम कहाँ थे। मेंग फेई के साथ। किम यून ने जल्दी से हाथ हिलाकर समझाया, मानो उसे डर था कि कहीं उसे गलतफहमी न हो जाए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसके साथ नहीं हूँ। उसके शर्माते चेहरे को देखकर यांग शियूए ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, तुम शर्मा क्यों रहे हो? एक लड़की तुम्हारे इतने पास से गुजर रही है, तुम्हें खुश होना चाहिए। इस मौके का पूरा फायदा उठाओ, अब तुम जवान नहीं रहे। वह मुस्कुराई और पास आकर किम यून के कंधे पर हाथ रखा। उसने गंभीर होने का नाटक करते हुए पूछा, मैंने पहले ही कहा था कि इधर उधर मत भटकना। तुम कहाँ गए थे? किम यून ने एक मुखौटा निकाला और उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, गुरुजी, मैं हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में गुमनाम रूप से भाग लूंगा, ये देखने के लिए कि क्या मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता हूँ।
यांग शियू अभी अभी स्काई प्रोफाउंड मार्शल स्कूल से लौटी थी। स्वाभाविक रूप से उसे हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के बारे में पता था और वह चाहती थी कि किन युन उसमें भाग ले। उसने मुखौटा संभाला और शरारत से मुस्कुराई। अनाम भी अच्छा है, आखिरकार महारानी में बहुत सारे लोग हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि तुम इसमें हिस्सा ले रही हो तो वे जरूर कुछ करेंगे। किन युन ने कुछ अफसोस के साथ कहा, बात बस इतनी है कि मैं उन मार्शल तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर नहीं करता तो इसे समझना आसान होता। यांग शियू ने किन युन को मुखौटा लौटा दिया और एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने धीरे से चाय का घूंट लिया और कहा, कोई बात नहीं, जब तक तुम जानबूझकर अपना किंगोंग नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हें पहचाना नहीं जा सकेगा, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट है कि ज्वलंत प्रकाश मुट्ठी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसने अपने भंडारण में रखी आत्मा कलाकृति से 2 छोटी पुस्तिकाएं निकाली और कहा, ये 2 उच्च श्रेणी की मार्शल कौशल हैं। अध्याय 57 हानसन शैली। शियू ने किन युन को दोनों पुस्तिकाएं देते हुए आगे कहा, ये हनशान शैली है। इसमें वर्णित तकनीकों के अनुसार यह व्यक्ति की आंतरिक ची को मजबूत कर सकती है। अगर साधक पर्याप्त शक्तिशाली है तो वह विशाल पर्वत को भी हिला सकता है। ये 1000 अश्वों वाला ताड़ का पत्थर है। मैंने सुना है कि इसे पूर्णता तक सीखा गया है। मार्शल बॉडी के 9वें स्तर की साधना के साथ ये 10,000 घोड़ों की शक्ति के समान है। इसकी शक्ति 10,000 घोड़ों की सरपट दौड़ के समान है। यह उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट में काफी प्रसिद्ध है। किन युन के लिए उच्च स्तरीय मार्शल कौशल में महारत हासिल करना अपेक्षाकृत आसान था। यह उसके लिए इसे सीखने का एकदम सही समय था। मार्शल आर्ट की अपनी समझ के साथ वह 1 महीने के भीतर प्रारंभिक चरण में महारत हासिल करने में सक्षम हो जाएगा। ब्लैक यांग टैक्टिक भी एक उच्च कोटि की कला थी। उसने इसे पूरी निपुणता तक सीख लिया था। यांग शियू को अचानक याद आया कि उसने किन युन को 2 महीने से नहीं पढ़ाया था और वह तुरंत एक शिक्षिका की भूमिका में आ गई थी। उसका सुंदर चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने कहा, चलो अब सीखना शुरू करते हैं। किन युन ने सिर हिलाया और हमेशा की तरह यांग शियू के स्पष्टीकरण को ध्यान से सुना। 6 घंटे बाद किन युन प्रवेश द्वार पर पहुंच गया था। यांग शियू को बस थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। अब उसे किन युन की स्वर्ग विरोधी धारणा पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब युद्धविराम का समय आएगा तो एक चुनौती होगी। किन युन तुरंत हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड की ओर चल पड़ा। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में प्रवेश करते ही किन युन ने अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए चुनौती शुरू कर दी। वह उन युद्ध तकनीकों को भी आजमा सकता था जो उसने अभी अभी सीखी थी। यांग शियू भी हिडन ड्रैगन डोजो में आई थी। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक चोगा और मुखौटा पहना हुआ था। हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड में बहुत से ऐसे लोग भी थे जो अपनी पहचान छिपाना चाहते थे। डुआन गान को अभी अभी किन युन की हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में गुमनाम यात्रा के बारे में पता चला था। यह वही था जो यांग शियू ने उसे महत्वपूर्ण क्षण में किन युन की पहचान छिपाने के लिए कहा था। किन युन ने एक चौकोर चेहरे वाले 40 साल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति को चुनौती दी जो मार्शल बॉडी के 6ठे स्तर पर था। उसने शालीन कपड़े पहने थे और साफ जाहिर था कि वह बहुत अमीर था। शुरुआत में चौकोर चेहरे वाले उस आदमी ने एक बेहतरीन हल्कापन का प्रदर्शन किया था, जैसे कोई ड्रैगन फ्लाई पानी को छू रहा हो। उसके पैर की उंगलियां पानी पर कुछ बार टकराईं। उसके बाद वह किन युन के ऊपर से छलांग लगा गया। अपनी जांघ उठाकर उसने कुल्हाड़ी की तरह जोर से नीचे की ओर वार किया। उसकी बिल्कुल सीधी और शक्तिशाली जांघ किसी पहाड़ी कुल्हाड़ी की तरह लग रही थी जो हवा में चीरती हुई नीचे आ रही थी और सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। इस तरह के सहज आक्रमणों से दर्शकों में से कई लोग तालियां बजाने और उत्साहवर्धन करने लगे। किन युन तेजी से कुछ मीटर दूर चला गया। चौकोर चेहरे वाले आदमी को भी उम्मीद थी कि वह हवा में ही अपनी फुर्तीली देह बदलते हुए हिलेगा। खुशी से उछलती मछली की तरह वह भागते हुए किन युन के पास पहुंच गया। उसकी जांघ ऐसे नीचे गिरी मानो कोई विशाल कुल्हाड़ी किसी पेड़ को काट रही हो। 1000 घोड़ों का ताड़। किन युन के दिल में एक अजीब सी धड़कन हुई। उसने अपनी हथेली उठाई और उस जांघ पर मारा जो मानो कटी जा रही हो। ताड़ के पत्तों की एक तेज लहर उठी और एक स्वस्थ घोड़े की दहाड़ हवा में गूंज उठी। टकराना। दोनों बलों के बीच टकराव हुआ जिससे एक धीमा विस्फोट हुआ। आत्मविश्वास से लबरेज चौकोर चेहरे वाला अधेड़ आदमी अचानक चौंक गया जब किन युन की हथेली के प्रहार से वह उल्टा हो गया। वह बेहद हास्यास्पद अंदाज में मंच से नीचे गिर पड़ा। रेफरी चिल्लाया, ड्रैगन वध विजयी। वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था, लेकिन वह वास्तव में ड्रैगन स्लेइंग नामक एक अज्ञात मार्शल कलाकार से हार गया था। इससे एक छोटी सी सनसनी पैदा हो गई। जो लोग निचले स्थान पर थे उन्होंने किन युन पर पूरा ध्यान दिया। हालांकि किन युन जीत गया था लेकिन वह संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने शीर्ष 10 में शामिल लोगों को चुनौती देना जारी रखा। उसने आगे खड़े लोगों को चुनौती नहीं दी क्योंकि उसे युद्ध कौशल का अभ्यास करना था। इस तरह वह और भी ज्यादा लोगों को चुनौती दे सकता था। इसी तरह उन्होंने बिना हारे लगातार 10 से अधिक मैच लड़े। इस समय ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उसके युद्ध कौशल को पहचाना और इसके बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया। भीड़ की चर्चाओं से किन युन को पता चला कि असंख्य अश्व हथेली एक उच्च श्रेणी की युद्ध तकनीक थी जिसमें महारत हासिल करना कठिन था। 10,000 घोड़ों वाला ताड़ का ताड़ कई जगहों पर लगभग 2 से 3 लाख सोने के सिक्कों में बिकता था, लेकिन ये ज्यादा महंगा नहीं था। कुछ छोटे परिवार इसे खरीद सकते थे, लेकिन इसे सीखना बहुत मुश्किल था, इसलिए बहुत कम लोग इसे खरीदते थे। किन युन ने भी आक्रमण के लिए 1000 घोड़ों वाली हथेली का इस्तेमाल किया। वह हनशान मुद्रा का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिला। हनशान मुद्रा मुख्यतः अत्यंत मजबूत प्रतिरक्षा वाले लोगों के विरुद्ध प्रयोग की जाती थी।
उन्होंने लगातार 20 से अधिक मैच जीते थे और 800वें स्थान पर थे। चुनौती दिए जाने के बाद अंततः उन्हें 6 घंटे का युद्धविराम समय प्राप्त हुआ। अपने आराम के समय में वह जल्दी से रहस्यमय पैटर्न पैलेस में अपने कमरे में लौट आए और मार्शल कौशल का अभ्यास जारी रखा। स्वीट के विशाल अभ्यास कक्ष में वह यांग शीशी के साथ युद्ध करता था। इससे उसे और भी बेहतर प्रशिक्षण मिल सकता था और मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय वह अपनी क्यूई को मुक्त कर सकता था। यांग शियू ने कहा, आपको जल्दी करना होगा और शीर्ष 100 में प्रवेश करना होगा। इस श्रेणी में आने वाले सभी लोगों के मानक अपेक्षाकृत ऊंचे हैं। किन यून के साथ युद्ध के 4 घंटे बाद शेष 2 घंटे किन यून को आराम करने के लिए मिले। कुछ ही दिनों में किन यून लगातार चुनौतियों से गुजरता रहा। इस दौरान उसने कई जीतें हासिल की। आखिरकार वह 100 पहले स्थान पर पहुंच गया। अब वह 100वें स्थान को चुनौती देने जा रहा था। कई दिन हो गए थे जब कोई भी शीर्ष 100 में जगह नहीं बना पाया था। इसलिए जिस क्षण किन यू ने हिडन ड्रैगन रैंक के 100वें रैंक को चुनौती दी, उसने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड की दूसरी मंजिल पर कई आलीशान कमरे थे। वहां केवल बहुत अमीर लोग ही ठहर सकते थे। शीर्ष 10 में से अधिकांश स्काई नंबर स्वीट के दूसरे स्तर पर थे। दिलचस्प है, मार्शल बॉडी के 5वें स्तर के एक आदमी ने तो उसे कुछ ही दिनों में आखिरी से लेकर 100वें स्तर तक पीट दिया। चेहरे पर दाढ़ी लिए एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा युवक बोला। उसकी आवाज बिजली की तरह कर्कश थी। वह ये चानलिए थे जो चौथे स्थान पर थे। ये लड़की किन यून तो नहीं हो सकती, है ना? वह क्यूई साम्राज्य की राजकुमारी थी और उसका नाम क्यूई जू था। हिडन ड्रैगन रैंकिंग में उसका 7वां स्थान था। जियाओ लैंग ने तिरस्कार पूर्वक कहा, किन यू ज्वलंत बादल चरणों और ज्वलंत मुट्ठी का उपयोग करने में सबसे अच्छा है। उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। बेशक भले ही किन यू आ जाए, वह निश्चित रूप से हमारा मुकाबला नहीं करेगा। अगर यान किंगयू ने किन यू के साथ गंभीरता से प्रतिस्पर्धा की तो वह इस स्थिति में समाप्त नहीं होगा। क्यूई जू ने शराब पीते हुए एक सुंदर युवक को देखा और कोमलता से मुस्कुराई। किन फेंग, क्या आप मैच देखने नहीं जा रहे हैं? बहुत ध्यान है। किन फेंग ने उदासीनता से क्यूई जू की ओर देखा और खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। उसने कहा, देखने लायक कुछ खास नहीं है। तुम अभी सिर्फ 7वें स्थान पर हो। तुम 5वें स्थान पर कब पहुंच गए? 6ठे स्थान पर तुम्हारी राजकुमारी क्यूई मिलन है और 5वें स्थान पर मेन फीलिंग है। ये कुतिया क्यूई मेई। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से इसे नीचे गिरा दूंगा और इसे बहुत बुरी तरह से हरा दूंगा। क्यूई जू ने दांत पीसते हुए कहा, जहां तक राक्षसी मेन फेइलिंग की बात है तो ये थोड़ा मुश्किल है। ग्रुप प्रतियोगिता में मैं लगभग उसी के हाथों मारी गई थी। किन फेंग ने पीना जारी रखा, जियाओ लैंग की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने यू मेई से बात की है? उसके व्यक्तित्व को देखते हुए उसे निश्चित रूप से प्रथम स्थान मिलेगा। हिडन ड्रैगन रैंक पर जियाओ लैंग को पहला स्थान मिला जबकि जियाओ यू मेई को दूसरा स्थान मिला। जियाओ लैंग ने बेबसी से आह भरी और कई बार गालियां दी। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये लड़की वाकई सिरदर्द है। हालांकि वह अपनी बड़ी बहन जितनी ठंडी नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव भी अपनी बड़ी बहन जैसा ही गुस्सैल है। अगर वह मुझे चुनौती देना चाहती है तो बेहतर है कि वह लड़े ही नहीं। यदि शीर्ष 10 छात्र आपस में लड़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हंगामा होगा और दूसरों का ध्यान भी आकर्षित होगा। और यह कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रथम और द्वितीय रैंक वालों के बीच द्वंद्व युद्ध होगा। विस्फोट के बाद खिड़की के बाहर से आश्चर्य की चीख सुनाई दी। ये हंशान शैली है। ये चेन ने युद्ध मंच की ओर देखा और थोड़ा चौंक गया। किन यून से लड़ने वाला व्यक्ति 2.5 मीटर लंबा, मध्यम आयु वर्ग का एक विशालकाय व्यक्ति था। उसके पास मार्शल बॉडी के 6ठे स्तर पर एक साधना आधार था। उसने जिस मार्शल आर्ट की साधना की थी वह थी लौह वस्त्र, जिससे उसका शरीर अत्यंत मजबूत हो गया था। अध्याय 58 शीर्ष 10 के लिए तैयारी। कई लोगों का मानना था कि किन यू को शुरू से ही विशालकाय द्वारा पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। अप्रत्याशित रूप से हंसन शैली प्रदर्शित करने के बाद उसने एक ऐसी आभा जारी की जो विशालकाय से कमतर नहीं थी। विशालकाय व्यक्ति 2 ही चालों में उड़ गया। माउंटेन शेकिंग स्टाइल का इस्तेमाल करने के बाद किन यू को सामने वाला एक पहाड़ जैसा लगा। उसने खुद को एक विशालकाय व्यक्ति के रूप में देखा जो पहाड़ जितना ऊंचा था और पहाड़ को आगे धकेलना चाहता था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी पहाड़ को धकेल रहा हो। ये पहाड़ों को हिलाने वाली कला की शक्ति थी। विशालकाय के खड़े होते ही किन यून तुरंत उड़कर ऊपर आया। उसने एक और माउंटेन शेकिंग स्टाइल से वार किया जिससे विशालकाय हवा के एक झोंके से उड़ गया। टकराना। उस दानव का विशाल और भारी शरीर युद्ध मंच के नीचे गिर पड़ा जिससे जमीन पर पड़ी मोटी पत्थर की टाइलें टूट गईं। ड्रैगन वध में विजयी, रैंक 100 पर पदोन्नति। क्यूई जू ने किन यून की ओर देखा जो द्वंद्व युद्ध मंच से नीचे उतर आया था। वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकी और बोली, यह आदमी बड़ी आसानी से शीर्ष 100 में आ गया। मैं भी इस बड़े आदमी को इतनी आसानी से मंच से नहीं उतार पाऊंगी। ये चैनलें बहुत गंभीर लग रही थी। ये हंशान शैली है। इस आदमी की पृष्ठभूमि क्या है कि वह इतनी अपरंपरागत मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर पाया? वह जरूर कई सालों से इसे सीख रहा होगा। जियाओ लैंग हंसा, तुम बड़े आदमी हो, क्या तुम इस तरह की मार्शल आर्ट से डरते हो? ये चैनलेई को ऐसा नहीं लगा और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वह अभी बहुत छोटा है। मेरे पास थंडर एक्स मार्शल स्पिरिट है। एक बार मैं अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करूं तो मैं बिजली गिरा सकती हूं। अगर वह मेरे शरीर के पास भी आना चाहेगा तो उस पर बिजली गिरेगी ही। अभी किन फेंग बाहर गया था। दरवाजा धक्का देकर अंदर घुसते ही उसने शक के साथ कहा, मुझे अभी खबर मिली है कि नकाबपोश आदमी हॉल ऑफ माकम के अंदर रहता है।
क्यूईजू ने कहा, क्या ये वास्तव में किन यून हो सकता है? किन फेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह नकाबपोश आदमी किन यून नहीं है। यांग शियू तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी से लौटी थी और किन यून को अपने साथ लाने के लिए रहस्यमय पैटर्न पैलेस गई थी। जब मेरे आदमी रहस्यमय मार्क्स पैलेस गए तो उन्हें पता चला कि वह नकाबपोश आदमी रहस्यमय मार्क्स पैलेस का एक लोहार है जो निम्न श्रेणी के अस्थि इस्पात बनाने में माहिर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना रहस्यमय है, चूंकि माकंग हॉल के लोग हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, इसलिए इसमें कोई अजीब बात नहीं है। अगर वह किन यून नहीं है तो उसे कबीले को रिपोर्ट करना होगा। ये चैनलेई शांत हुई और पीने बैठ गई। रहस्यमय पैटर्न पैलेस में एक प्रशिक्षण कक्ष में यांग शियुए किन यून के साथ युद्ध में व्यस्त था। हालांकि किन यून 2 घंटे से ज्यादा की ट्रेनिंग के बाद पूरी तरह थक चुकी थी। यांग शियू को तो सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। उसने एक कप में चाय डाली और किन यून को थमा दी। उसने कहा, घोषणा में अभी लगभग 40 दिन बाकी हैं, अभी भी बहुत समय है। इस समय में तुम खुद को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करो ताकि तुम नंबर 1 बन सको। किन यून ने बैंगनी रंग के तरल का एक घूंट लिया। उसे पीना बहुत मुश्किल था क्योंकि यह उसे यांग शियू ने दिया था। वह बस दांत पीसकर उसे पी सकता था। यांग शियू ने जब किन यून का कड़वा चेहरा देखा तो वह चांदी की घंटी की तरह हंसे बिना नहीं रह सकी। उसने कहा, वाकई इसे पीना थोड़ा मुश्किल है। यह ऐसी चीज है जो जल्दी से सहनशक्ति वापस ला सकती है। दरअसल किन यून द्वारा इसे पीने के कुछ ही समय बाद उसके शरीर ने चमत्कारिक रूप से अपनी ताकत वापस पा ली। इसके बाद उन्होंने यांग शियू के साथ अभ्यास जारी रखा और तभी रुके जब वे पूरी तरह थक गए। किन यून जमीन पर बैठ गया और दीवार से टिक गया। उस बेस्वाद शराब को पीते हुए उसने पछतावे से कहा, गुरुजी, पवन संहार कलाएं बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं उनका प्रयोग नहीं कर पाता, जिससे मेरी शक्ति बहुत सीमित हो जाती है। उस समय उसने यान किंग्यू को हराने के लिए इसी तकनीक का सहारा लिया था। अगर वह इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता तो उसकी ताकत बहुत कम हो जाती। यांग शियुए ने सोच में सिर झुका लिया। एक पल सोचने के बाद उसने अचानक कहा, विंस्लेशर तकनीक एक कृपाण कला है, मुझे कोशिश करने दो। क्या मैं इसे हथौड़े की तकनीक में बदल सकती हूँ? खैर, तुम्हें फौज का इस्तेमाल करना ही होगा और यह भविष्य में तुम्हारे कुछ काम आएगा। किन यून बहुत खुश हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, गुरुजी, आप सचमुच मार्शल आर्ट के उस्ताद हैं। मार्शल आर्ट की आपकी समझ मुझसे कहीं ज्यादा तेज लगती है। जब आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं तो आप किसी ग्रैंडमास्टर जैसे लगते हैं और आप बहुत सुंदर हैं। यांग शियुए ने शरारत से हंसते हुए कहा, तुम छोटे बदमाश, बकवास मत करो। मैं मार्शल आर्ट को जल्दी समझ लेता हूँ, लेकिन मैं इसका सार नहीं समझ सकता। यह मुख्य रूप से वह आधार है जो मैंने बचपन में मार्शल आर्ट की तकनीकों को बड़ी मात्रा में सीखकर जमा किया था। तुम यहीं रहो और अभ्यास करो, मैं तुम्हें एक नई हथौड़े की तकनीक सिखाऊंगी। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो उसे शांत वातावरण में अपनी साधना तकनीक सुधारने की जरूरत महसूस हुई। अपने और यांग शियुए के बीच के अंतर को कम करने के लिए किन यून को और भी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता थी। 2 घंटे से अधिक समय तक साधना करने के बाद उन्हें अचानक एक सूचना प्राप्त हुई। 4 घंटे के भीतर ही कोई उसे युद्ध के लिए चुनौती देने आ गया था। मैंने अभी अभी शीर्ष 100 में प्रवेश किया है और कोई मुझे चुनौती देने आ गया है। किन यून भी देखना चाहता था कि उसे किसने चुनौती दी है। 2 घंटे से अधिक समय बाद किन यून रहस्यमय ड्रैगन मार्शल आर्ट फील्ड की ओर जाने वाले रास्ते पर चल रहा था। जब वह सड़क पर था तो एक मध्यम आयु वर्ग की महिला उसके पास आई और उसे एक कागज का टुकड़ा दिया। उसने इसे खोला और देखा कि यह मेंग फी द्वारा उसके लिए लिखा गया था। भाई यूं, मुझ पर कड़ी नजर रखी जा रही है, इसलिए मैं अब आपसे नहीं मिलूंगा। मैं आपकी पहचान उजागर नहीं करना चाहता, इसलिए आपकी भलाई की कामना करता हूँ। जब उन्होंने इस सुंदर पंक्ति को पढ़ना समाप्त किया तो उन्होंने इसे अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया और एक जलती हुई लौ छोड़ी। उसका प्रतिद्वंदी उसके ऊपर खड़ा था। वह एक बूढ़ा आदमी था जो मार्शल बॉडी के 6ठे स्तर का एक मार्शल आर्टिस्ट भी था। वह बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। उसने साफ सफेद कपड़े पहने हुए थे और अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा रखी थीं। जैसे ही रेफरी ने लड़ाई शुरू करने के लिए चिल्लाया, किन यून तेजी से लड़ाई के मंच पर चला गया। ये देखो, सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी बहुत विनम्र था, लेकिन उसके कार्य बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे। ये पंजों वाली तकनीकें भयंकर और निर्दयी दोनों थीं। उनके हमले बिल्कुल भेड़िए जैसे थे, जिससे कई लोगों के दिलों में डर बैठ जाता था। किन यून को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ेगा। सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग की रफ्तार बेहद तेज थी। चाहे उसके हमलों की रफ्तार हो या दौड़ने की, दोनों ही किन यून से तेज थीं। हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड की दूसरी मंजिल पर स्थित आलीशान सुइट में जियाओ लैंग ने शराब का प्याला पकड़ा और मंद मंद मुस्कुराया। भेड़िए की तरह हमला करो, हवा की तरह तेज। यही बूढ़े लैंग की सबसे खास बात है। ये चैनलेई ने कहा, बूढ़ा भेड़िया आदमी यूमेई का अनुयायी है ना? बहुत शक्तिशाली। जियाओ लैंग मुस्कुराया, यूमेई, अगर ये लड़की अपने अनुयायी को हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने दे रही है तो वह जरूर चाहती होगी कि वह शीर्ष 10 में पहुंचे। उस समय अगर तुम उसके गुर्गों को भी नहीं हरा पाओगी तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। कितनी चंचल लड़की है। युद्ध मंच पर खड़े किन यून को यह नहीं पता था कि बूढ़ा लैंग जियाओ यूमेई का अनुयायी था। वह केवल इतना जानता था कि दूसरे पक्ष की ताकत असाधारण थी और उसके पास समृद्ध युद्ध अनुभव था।
बूढ़े आदमी के साथ 100 से अधिक चालें चलने के बाद भी वह दूसरे पक्ष की मार्शल भावना को समझने में असमर्थ था। अब तक वह पूरी तरह दबा हुआ था और केवल दुश्मन के तेज और भयंकर हमलों से बच सकता था। क्या इस बूढ़े आदमी में दोहरी विशेषता वाली मार्शल आत्मा, पवन भेड़िया मार्शल आत्मा हो सकती है? किम यून ने अपने दिल में अनुमान लगाया। दोहरे गुण वाली मार्शल आत्माएं अधिक आम थीं, बस मार्शल आत्माएं दो अलग अलग प्रकार की थीं। हंशान शैली का इस्तेमाल धीमी गति से चलने वाले और मजबूत रक्षा पंक्ति वाले मार्शल कलाकारों से निपटने के लिए किया जा सकता था। हालांकि इतने फुर्तीले मार्शल कलाकार के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना असंभव था। किम यून बेहद उलझन में था। वह न तो अग्नि मेघ चरणों का उपयोग कर सकता था और न ही पवन श्लेष सूत्र का। अगर ऐसा नहीं होता तो वह निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक हमले में दूसरे पक्ष को हरा सकता था। पवन संहार कला एक मार्शल आर्ट थी जो हवा का मुकाबला करती थी। उसने 10 से ज्यादा बार हमला किया था, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी पर कभी कोई दबाव नहीं डाला था। इसकी मुख्य वजह ये थी कि प्रतिद्वंदी बहुत तेज था और हमेशा चकमा दे सकता था। यही एकमात्र रास्ता है। किम यून ने अपने हृदय को कठोर कर लिया क्योंकि उसके भीतर क्यूई का उफान उमड़ रहा था। वह क्यूई विस्फोट तकनीक का उपयोग करना चाहता था। अध्याय 59 फोजिंग ड्रैगन का छठा रूप। क्यूई विस्फोट तकनीक किम यून का तुरुप का पत्ता थी। हालांकि अगर वह इसे सीधे इस्तेमाल भी करता तो भी यह उसे नहीं मार पाती। ऐसा इसलिए था क्योंकि बूढ़ा वुल्फमैन बहुत तेज था। बूढ़े भेड़िया आदमी ने फिर से हमला किया। भेड़िए के पंजों का एक जोड़ा उस पर टूट पड़ा। उसने सोचा था कि किम यून बच निकलेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि किम यून उस पर सीधा हमला करेगा। 1000 घोड़ों का तार। किम यून की हरकतों से सभी लोग घबरा गए और चिल्लाने लगे, क्या ये बच्चा मरना चाहता है? अपने नंगे हाथों से मेरे भेड़िए के पंजों पर वार करने के लिए? बूढ़ा भेड़िया आदमी चौंक गया और उसने अपने 2 शक्तिशाली पंजे आगे बढ़ा दिए। बूढ़े आदमी के नाखून चाकू की तरह तीखे थे। अगर वह पकड़ा जाता तो उसकी चमड़ी जरूर नोच ली जाती। कोई नहीं चाहता था कि उसका शरीर पकड़ा जाए। जैसे ही किम यून की हथेली भेड़िए के पंजे से संपर्क करने वाली थी, अचानक एक ध्वनि विस्फोट के साथ वह चीख उठा। विस्फोट से उत्पन्न ध्वनि 10,000 घोड़ों की हथेलियों के बल के समान थी, जिससे बूढ़े व्यक्ति की भुजाएं जोर से टकराने लगीं। आह! बूढ़ा भेड़िया सिर दर्द से चीख उठा। उसकी बाहों और हाथों की हड्डियां टूट गईं और उसका दुबला पतला शरीर भी हवा की लहरों में उड़ गया। ऐसा लगा जैसे उसे हवा के किसी झोंके ने उड़ा दिया हो। वह जिस जगह उतरा वह युद्ध स्थल से कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर था। अपनी बाहों में दर्द से वह थोड़ा डर गया। अगर उसे इतना अनुभव न होता तो उसकी रक्षा करने वाली बाहें अभी अभी नष्ट हो गई होती। उसने मन ही मन कहा, मैं लापरवाह था। इस बच्चे की तात्कालिक विस्फोटक शक्ति वाकई भयानक है। 1000 घोड़ों वाली हथेली में एक और युद्ध कौशल है जो आंतरिक शक्ति को विस्फोटित कर देता है। ये कौन सा युद्ध कौशल है? किम यून ने अपनी द्विमूल क्षमता से आंतरिक ऊर्जा संचित की थी। विस्फोट के साथ मिलकर ये शक्ति वाकई भयानक थी। सौभाग्य से उसकी अस्थि मेरिडियन स्थिर हो गई थी और वह आंतरिक शक्ति के क्यूई विस्फोट को झेल सकता था, अन्यथा वह इसका उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता। जियाओ लैंग, जो आलीशान सूट में था, ने कहा। बूढ़ा आदमी लैंग वास्तव में मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक व्यक्ति से हार गया। क्यूई जू ने चिढ़कर कहा, यह नकाबपोश आदमी वाकई सीधा सादा नहीं है। शीर्ष 100 में आने के बाद इसने किसी को चुनौती देना जारी नहीं रखा। यह क्या कर रहा है? अचानक दरवाजा खुला। चोटी बनाए और हल्के नीले रंग की ड्रेस पहने एक युवती अंदर आए। उसने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था और उसकी साफ और खूबसूरत आंखें गुस्से से भरी हुई लग रही थीं। लड़की ने पूछा, उस नकाबपोश आदमी का इतिहास क्या है? उन्होंने तो बूढ़े वुल्फमैन को घायल कर दिया था। यू मेई, वह रहस्यमय पैटर्न पैलेस में एक लोहार है। किन फैंग, जो शराब पी रहा था, तुरंत खड़ा हुआ और चला गया। ये युवा लड़की जियाओ यूमेई थी। किन फैंग की नशे में धुत आंखें अचानक चमक उठीं। युवती को देखते हुए उसने एक चमकदार मुस्कान बिखेरी और कहा, यूमेई, वह नकाबपोश आदमी तो बस एक लोहार है। अगर उसने शीर्ष 10 में आने की हिम्मत की तो मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। ये चैनलेई थोड़ा असंतुष्ट था। उसने गहरी आवाज में कहा, इसके लिए उसके आने का इंतजार करना होगा। अगर वह आ भी गया तो उसे सबक सिखाने का काम तुम्हारा नहीं होगा। किन फैंग हंसे, यह सही है, मैं तीसरे स्थान पर हूँ और तुम चौथे। अगर वह लड़ता तो मैं सचमुच तुमसे पहले मिलता, लेकिन तुम्हें फिर भी सावधान रहना होगा। यह आदमी हंशान शैली जानता है। क्यूई जू सबसे ज्यादा दुखी थी क्योंकि न तो किन फैंग और न ही ये चोंगलेई ने कभी उससे ईर्ष्या की थी। अब जब जियाओ यूमेई आ गई है तो उसकी हालत ऐसी हो गई है। ऐसा लग रहा था कि जियाओ यूमेई को इसकी आदत हो गई थी। उसने नकाबपोश आदमी से विवरण के बारे में पूछा और वह चली गई। क्यूई जू ने कहा, यूमेई इस नकाबपोश आदमी के बारे में बहुत चिंतित है। जियाओ लैंग जोर से हंसा, उस नकाबपोश आदमी का तो भाग्य ही खराब है। यूमेई उसे अपना अनुयायी बनाना चाहती है। किन यू रहस्यमय पैटर्न वाले महल में वापस आने के बाद वह साधना करने के लिए साधना कक्ष में प्रवेश किया। आज जब उसने बूढ़े भेड़िया मानव से युद्ध किया तो उसकी फसल भरपूर थी। वह अचानक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो गया और विस्फोटक क्यूई कौशल को 10,000 घोड़ों के तार के साथ जोड़ दिया। उसने पिछली प्रतियोगिता को याद करते हुए सोचा, किंग गोंग मेरी कमजोरी है। लगता है मैं और ज्यादा अभ्यास कर सकता हूँ। दौड़ने के लिए आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करने से मुझे थोड़ी तेजी लाने में मदद मिलेगी। फिर वह प्रशिक्षण कक्ष में आगे पीछे दौड़ने लगा और दौड़ने का अभ्यास करने लगा। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। किन यून बेहद हैरान था क्योंकि पिछले 2 दिनों में कोई भी उसे चुनौती देने नहीं आया था।
हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड के सभी योद्धा मूर्ख नहीं थे। सबने देखा कि वह अजीब है, इसलिए वे सीधे उसे छोड़कर दूसरों को चुनौती देने चले गए। अचानक यांग शीयू अपने कमरे से बाहर आई और पूछा, पिछले 2 दिनों में आप कैसे रहे? हमने कितने मैच लड़े हैं? हमने केवल एक बार लड़ाई लड़ी। किम यून ने यांग शीयुए को बूढ़े भेड़िया आदमी के साथ अपनी लड़ाई की प्रक्रिया सुनाई। यांग शीयू ने ये सुनने के बाद 2 पृष्ठ निकाले और गर्व से कहा, मैंने सफलतापूर्वक हवा से वार करने की 6 शैलियों को हथौड़ा तकनीक में बदल दिया है और मैं इसे निष्पादित करने के लिए अपनी मुट्ठियों का भी उपयोग कर सकती हूँ। स्टूल पर बैठा किम यून अचानक उछल पड़ा। वह बेहद उत्साहित था और हंसते हुए बोला, गुरुजी, आप कमाल हैं। इसे इतनी जल्दी पूरा करने में मुझे लगा था कि कम से कम 1 महीना तो लगेगा। यांग शीयू का चेहरा गर्व से भर गया और वह हंसी, तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो। ये तो बस मौजूदा मार्शल कौशल में बदलाव है। मेरे पास कुछ और मार्शल कौशल भी हैं, इसलिए मेरी प्रगति काफी सहज मानी जा सकती है। ये कहते हुए उसने गंभीर भाव बनाए और चिल्लाई, कक्षा का समय हो गया है, गंभीर हो जाओ। किम यून जल्दी से बैठ गया और सिर हिलाया। इस हथौड़े की तकनीक को ड्रैगन गणने की 6 शैलियां कहा जाता है। ये पवन संहार की 6 शैलियों के समान है और इसका प्रयोग मुख्यतः अग्नि आंतरिक शक्ति के संयोजन में किया जाता है। इसमें थोड़ी कंपनकारी आंतरिक शक्ति का प्रयोग भी संभव होना चाहिए। इसके बाद यांग शीयुए अत्यंत गंभीर थी क्योंकि उसने किम यून को ड्रैगन फोजिंग की 6 शैलियां सीखने में मार्गदर्शन किया था। किम यून ने फोजिंग हथौड़ा पकड़ा और उसे प्रशिक्षण कक्ष में घुमाने लगी। यांग शीयुए बगल से देख रही थी। अगर उसे कोई कमी नजर आती तो वह उसे सुधार देती। यदि वह 2 दिन तक अभ्यास करता तो वह अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो जाता, जो प्रारंभिक अवस्था के बराबर थी। इसकी मुख्य वजह ये थी कि उसे विंडस्लेशर फिस्ट के 6 रूपों की अच्छी समझ थी और ड्रैगन की 6 शैलियां विंडस्लेशर की 6 शैलियों से बेहतर थीं, इसलिए उसे उनकी भी उतनी ही समझ थी। इसके अलावा उसके साथ यांग शीयू भी था जो उसे राह दिखाता था। किम यून और यांग शीयू ने प्रशिक्षण कक्ष में प्रशिक्षण शुरू किया। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद उन्होंने संतुष्टि से सिर हिलाया। मुट्ठी चलाने का असर कमजोर होगा लेकिन ठीक रहेगा। इस हथौड़े की तकनीक की ताकत का परीक्षण करने के लिए उन्होंने विशेष रूप से निम्न श्रेणी के अस्थि इस्पात का एक टुकड़ा गढ़ा था। पहले उसे इसे पूरा करने में 6 घंटे लगते थे, अब उसे सिर्फ 2 घंटे से ज्यादा लगे, जो इसे पूरा करने में लगने वाले समय का पूरा आधा था। किम यून ने प्रशंसा करते हुए कहा, गुरुजी, आपकी इस हथौड़ा तकनीक से भविष्य में मुझे अधिक सुविधाजनक शोधन सत्र मिलेगा। यांग शीयुए ने अपना सिर रगड़ा, मीठी मुस्कान के साथ कहा, जब आप एक आध्यात्मिक हथियार को परिष्कृत कर सकते हैं तो मैं आपको इसे मेरे लिए अनुकूलित करने के लिए कहूंगा। कोई बात नहीं। किम यून ने अपनी छाती पर हाथ मारा और मुस्कुराते हुए कहा। यांग शीयू ने एक तौलिया निकाला और उसका पसीना पोंछने में मदद की और धीरे से कहा, पहले तुम आराम करो, फिर तुम ऊपर जा सकते हो। नंबर 1 बनने की ज्यादा परवाह मत करो। तुम्हारा अपना शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारा भी एक शिलालेख मास्टर का दर्जा है। किम यून यांग शीयुए की बातों का मतलब समझ गई। उसे चिंता थी कि कोई उसे यांग किंग्यू की तरह प्रताड़ित करेगा। यांग शीयुए का दिल दुख गया जब उसने ये देखा। वह नहीं चाहती थी कि इस तरह की बात फिर से हो। अध्याय 60 राजकुमारी का निमंत्रण। किम यून को रात में अच्छी नींद आई। जब वह उठा तो उसने हॉल में मेज पर एक नोट देखा। ये यांग शीयू ने छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि वह हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड गई थी। नोट पढ़ने के बाद उसका जोश और बढ़ गया और उसने दृढ़ता से कहा, अब शीर्ष 10 में आने का समय आ गया है। मुझे पहला स्थान पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। शिक्षिका के लिए जिंदगी भर मेरी रक्षा करना नामुमकिन है। और हाँ, उन्हें जरूर कुछ हुआ होगा और वो जल्द ही चली जाएंगी। किम यून समझ गया कि तियानगसुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी से लौटने के बाद से यांग शीयुए बहुत ज्यादा चिंता में थी। वह इसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह तुरंत हिडन ड्रैगन डोजो की ओर दौड़ा और तुरंत चुनौती जारी कर दी। पिछले कुछ दिनों से उसने कोई हरकत नहीं की थी। ये बहुत ही सोचने वाली बात थी। अब ड्रैगन स्लेइंग नाम के उस मार्शल प्रैक्टिशनर ने एक बार फिर चुनौती दी थी। ये बात तेजी से फैल गई थी। किम यून एक युद्ध मंच के नीचे खड़ा होकर अपने प्रतिद्वंद्वी के आने का इंतजार कर रहा था। बगल से देखने पर किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई, मानो वे उसकी भीषण लड़ाई की मंशा से डरे हुए हों। इसी समय वह बूढ़ा आदमी जिसे उसने पहले हराया था वहां आया। सर, यह मेरी युवा महिला का निमंत्रण है। बूढ़े भेड़िया आदमी ने सम्मानजनक भाव से किम यून को एक पत्र सौंपा। किम यून घबरा गया। असाधारण शक्ति वाले इस बूढ़े भेड़िया मानव का वास्तव में एक स्वामी था। पत्र खोलने के बाद उसने शब्दों की कुछ अत्यंत सुंदर पंक्तियां देखीं। मुख्य बात ये थी कि चूंकि वह शक्तिशाली था, इसलिए वह उसे अंगरक्षक या कुछ और के रूप में रखना चाहता था और इसके लिए उसे बहुत अच्छा पारिश्रमिक भी दिया जाता था। इस पत्र को लिखने वाला व्यक्ति जियो यूमेई था। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा और भारी आवाज में कहा, मैं आपकी युवा महिला की दयालुता की सराहना करता हूँ। इतनी कम उम्र में ही जियाओ यूमेई मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच चुकी थी। इस समय वह प्रतिभाओं को भर्ती करने और अपनी शक्ति का विस्तार करने की कोशिश कर रही थी। कई लोग उसका अनुसरण करने को तैयार थे, लेकिन किम यून ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे बूढ़े व्यक्ति को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, कृपया ध्यान से विचार करें, यह एक दुर्लभ अवसर है। किम यून ने केवल सिर हिलाया और एक शब्द भी नहीं कहा। बूढ़े आदमी के जाने के कुछ देर बाद ही सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर युवक वहां आया, जिसके चेहरे से एक ठंडा और घमंडी सा भाव झलक रहा था।
जो व्यक्ति आया वह तियानाकिन का दूसरा राजकुमार किन फेंग था। किन यून ने तुरंत किन फेंग को पहचान लिया। तुमने वह पत्र पढ़ा, तुम उसकी बात क्यों नहीं मानी? जल्दी से उससे वादा करो। जैसे ही किन फेंग पहुंचा, उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी और उसने एक कमजोर हत्या का इरादा जाहिर किया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण बात क्यों मानूंगा? किन यून को डर नहीं लगा और उसने धीमी और कर्कश आवाज में कहा। सामान्यतः किन फेंग बहुत ऊंचे और शक्तिशाली थे। उनके जैसे रुतबे वाला कोई भी व्यक्ति उनके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह तुरंत क्रोधित हो गया और उसने अपना हाथ उठाया और किन यून के मुखौटे पर मारा। किन यून ने अचानक अपना हाथ उठाया और भेड़िए की तरह किन फेंग की कलाई पर काट लिया। फिर उसने तेजी से एक शक्तिशाली ज्वाला जैसी आंतरिक शक्ति प्रवाहित की। किन फेंग चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष में इतनी मजबूत आंतरिक शक्ति होगी। उसने अपनी कलाई से बस हड्डियों को चीरती हुई गर्मी महसूस की। ठीक उसी समय जब वह विरोध करने ही वाला था, रुको! एक बूढ़े आदमी की गुस्से से भरी आवाज अचानक गूंजी, जिसने उन्हें दूर धकेल दिया। वह वही था जिसने पहला कदम उठाया था। किन यून ने गहरी आवाज में कहा, न तेज और न ही धीमी। बूढ़े आदमी की आवाज ठंडी थी। उसने किन फेंग की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा। किन फेंग ने नियमों का उल्लंघन किया और तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर आ गया। किन फेंग मन ही मन बहुत क्रोधित हुआ, पर उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसकी कलाई से धुआं निकल रहा था। यही वह जगह थी जिसे किन यून ने अभी कुछ देर पहले पकड़ा था। वह पहले से ही लाल हो चुकी थी, मानो पक चुकी हो। उसने बहुत दुख झेला था। दांत पीसते हुए वह गुस्से से किन यून को घूरता रहा और फिर गुस्से से वहां से चला गया। सब डर गए क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नकाबपोश आदमी इतना दुस्साहसी होगा। उसने स्वर्गीय किन साम्राज्य के दूसरे राजकुमार किन फेंग का अपमान करने की हिम्मत की थी। किन यून का प्रतिद्वंदी भी आ गया था। हालांकि उसकी ताकत कम नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वह उससे कहीं कमजोर हो गई थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए केवल असंख्य अश्व हथेली का उपयोग किया था। किन यून जीत गया है। वह 95वें स्थान पर है। मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर का व्यक्ति एक साथ 5 लोगों को बढ़ा सकता था। इसके अलावा उस पर कोई दबाव भी नहीं था, जिससे मार्शल बॉडी क्षेत्र के कई छठे स्तर के लोग उस स्तर तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते थे। अब और भी अधिक लोग उसकी पहचान जानना चाहते थे। एक मैच जीतने के बाद उन्होंने चुनौती जारी रखी। किन यून ने जीता 90वां स्थान। किन यून 85वां स्थान। किन यून एक दिन में 7-8 राउंड लड़कर 60वें स्थान पर पहुंच गया था। उसकी गति अद्भुत थी। हालांकि रात काफी हो चुकी थी, फिर भी वह उन्हें चुनौती देता रहा, मानो वह एक ही बार में शीर्ष 10 में पहुंच जाना चाहता हो। किन फेंग और बाकी लोग वीआईपी लाउंज में किन यून को लड़ते हुए देख रहे थे। उनके दिलों में तिरस्कार का भाव था। उनकी नज़र में टॉप 10 के बाहर की हर चीज बेकार थी। उनका हारना स्वाभाविक था। इस कमीने को मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। किन फेंग ने अपनी कलाई पर लगे जख्मों को देखा। उसे न सिर्फ नुकसान हुआ था, बल्कि उसकी इज्जत भी गिर गई थी। तुम्हारा स्वभाव कितना शांत रहता है, ये देखकर ही तुमने हिम्मत की, ये चैनल ए ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बहुत खुशी से मुस्कुरा रहा था। नियमों के उल्लंघन के कारण किन फेंग को तीसरे स्थान पर रखा गया, जबकि चौथे स्थान पर रहे ये चैनल ए को तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए उनसे लड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। किन फेंग ने नाक भान से कोड़ी। उसे यू मेई को ठुकराने के लिए किसने कहा था? यू मेई इसी बात पर बहुत गुस्से में थी। मैं तो बस उसकी तरफ से उसे सबक सिखाना चाहता था। क्यूई जू ने अचानक कहा, मैं क्यूई माइलियन को चुनौती देने जा रहा हूँ। मैं छठे स्थान पर पहुंचना चाहता हूँ। वह इस समय शीर्ष 10 में 7वें स्थान पर थी। उन्हें सबसे पीछे माना जा सकता था। हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड में सभी को जल्दी से खबर मिली कि क्यूई जू, जो 7वें स्थान पर थी, छठे क्यूई माइलियन को चुनौती देने जा रही थी। शीर्ष 10 में शामिल युवा मार्शल कलाकारों को आखिरकार इतने लंबे समय के बाद कुछ गतिविधि देखने को मिली। इससे पूरे हिडन ड्रैगन डोजो में कोलाहल मच गया और ये दो महिलाओं के बीच लड़ाई थी। किन यून ने एक और युद्ध जीता और द्वंद्व युद्ध मंच से नीचे उतरा। ये समाचार सुनकर उसने मन ही मन सोचा कि जू और की मिलियन दोनों ही क्वी राज्य से हैं, इसलिए शायद वे एक ही माँ की संतान नहीं हैं। उनके रिश्ते में सामंजस्य नहीं होगा। उसने मन ही मन क्यूई मिलियन शब्द दोहराया और अचानक महसूस किया कि यह बहुत परिचित है। मुझे मत बताओ कि यह वही है। किन यून जब युवा थे तो क्यूई साम्राज्य में जाने से पहले वे सम्राट के साथ अन्य देशों की यात्रा पर गए थे। उस समय उनकी आयु केवल कुछ वर्ष थी और क्यूई साम्राज्य में जाने पर क्यूई मिलान ने उन पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था। खास बात ये थी कि वह प्यारी, दयालु और बहुत ही दिलकश थी। उसी दौरान किन यून संयोग से बीमार पड़ गया था। क्यू मिली उसके लिए बहुत चिंतित थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसका बचपन था भी या नहीं। आखिरकार वह एक ऐसा इंसान था जिसकी दुनिया ठंडी थी और उसके इरादे बुरे थे। क्यूई जू और क्यूई मिलान के बीच युद्ध शुरू होने वाला था। वे दोनों पहले ही युद्ध के मंच पर पहुंच चुके थे। क्यूई जू ने लाल रंग का टाइट सूट पहना हुआ था। हालांकि वह सुंदर थी, पर उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी थी। किन यून की नज़र में वह दिखने में साधारण थी। अब वह जानता था कि तियान क्यू की राजकुमारी, जिसने हॉल ऑफ माकन में मेंग फेई लिंग से झगड़ा किया था, क्यूई जू थी। क्यूई मिलान ने पूरी पोशाक पहन रखी थी और उसकी गुलाबी और सफेद पोशाक उसे एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण रूप दे रही थी। छोटा सा परिवार जेड की तरह सुंदर था। उसका गोल चेहरा और साफ आंखें उसे मासूम बना रही थीं। वह एक ऐसी छोटी बहन थी जो उसे देखते ही प्यार करने लगती थी।
छोटी मेई लियान बिल्कुल नहीं बदली है। किन यू को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन क्यूई मिलान को देखने के बाद वह बेहद खुश हुआ।